ओके चलो स्टार्ट करते हैं कॉन्स्ट्रक्ट करना अच्छे तरीके से, ध्यान देना। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, यस्टरडे के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा बताओ जरा। पहला ओके, उसके बाद में डिलीवरी के कितने टाइप्स होते हैं? 3। पहला इतना पढ़ के आ गए, चलो वेरी गुड, नाइस नाइस, सुन के बहुत अच्छा लगा। ऐसे ऐसे दिल गदगद हो गया मेरा, गार्डन गार्डन हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला वाला डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होता है? या दिस वन, ठीक है। और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल शेयर सर्टिफिकेट वगैरह, हाँ है ना। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था? फर्नीचर मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट हमने ब्रीफ में देखा था बिकॉज वो अभी अपने को अप्लीकेबल है क्या? नहीं, सीए इंटर लॉ के ऊपर अपने को और डिटेल में आएगा। ठीक है, ये चीज होने के बाद हमने क्या देखा था? प्रॉपर्टी मतलब क्या? हेलो, ओके, कब ट्रांसफर होता है ओनरशिप? सेल ऑफ गुड्स के केस में आपका ट्रांसफर हो जाएगा कब लिखवा? जो से प्रॉपर्टी। उसके बाद में इंसॉल्वेंसी, यस ना। तो क्या इंसॉल्वेंट पर्सन कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग होता है? होता है नहीं होता है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी? लायबिलिटी मोर देन असेट्स एंड अनेबल टू पे इट्स ड्यूज। कुछ याद आया सबको? हाँ है ना। फिर उसके बाद क्या देखा था? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कितनी चीजें होती है? 2, एक्चुअल सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। फिर हमने एक्चुअल सेल और एग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस देखा था, याद है सबको? हाँ है ना। और फिर हमने हायर परचेज और सेल का डिफरेंस देखा था। आइडिया क्लियर है पक्का? हाँ है ना। चलो आज मैं बढ़ रहा हूं आगे, मुझे अगला वाला कंटेंट चाहिए। टुडे वी आर गोइंग फॉर सेल एंड बाइलमेंट। अब जिनको बाइलमेंट नहीं पता उनको मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं बाइलमेंट का। क्या डेफिनेशन है बाइलमेंट का? मैंने पढ़ाया था ना कॉन्ट्रैक्ट में, बताओ क्या है? व्हेन बाइलर, बाइल इज द बाइल टू बाइली इज अ बाइल, अरे बोलो ना, बाइलमेंट। ठीक है, तो जरा बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, समझो। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हाँ, लेट बंद तो बंद, क्या बंद हो गया? सॉरी, हाँ ठीक है, दिश रहा सबको? दिशा ओके। सो एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना। समझो तैमूर ने तैमूरी है ना, आय बोलते ना, अबे बट आय मतलब ताय मूर, तैमूर, ठीक है, ए डाल देता उसमें, बड़ी बात है ये लो ए। ठीक है, तुमने बोला ना ए डालो, अरे एक ही इधर से आया एक इधर से आया तो 2 ए हो गए ना। सो तो तैमूर ने मम्मी के गहने, जस्मीन का लड़का तैमूर कब से हो गया जिंदगी में? तो पप्पा कौन है? सो तैमूर ने, इतने सारे एग्जाम्पल दिए अपन ने। सो तैमूर ने अगर मम्मी के गहने, मम्मी कौन है? करीना, बेबो, ऐसा नो। तैमूर ने बेबो के गहने दे दिए आइचा आइची आय बैंक को। बोले मम्मी बहुत गहने पहन के इधर उधर जाती रहती है। बोले नहीं, तो लॉकर में डालने के लिए गहने दे दिए। कहां डालने के लिए? बोले एक बार लॉकर, समझ में आता है ना? लॉकर में डालने के लिए गहने दे दिए। अब मुझे एक बात बताओ, तैमूर ने आईसीआईसीआई बैंक को लॉकर में डालने के लिए गहने दिए, दिस इज कॉल्ड बेलमेंट। क्या बैंक इन गहनों को लॉकर से निकाल के बेच सकता है? कल जाके अगर तुमने लॉकर में गहने रखे, परसों बैंक ने उसको निकाला और बाहर ऐसे काउंटर पे रख दिया, ए गहने ले लो गहने ले लो, चलेगा क्या? जोर से बोलो, नहीं। तो जो लॉकर में गहने डालता है उसे कहते हैं बाइलर। क्या कहा जाता है? बाइलर, क्योंकि ये गुड्स को बाइल करता है। क्लियर है आंसर? और आईसीआईसीआई बैंक को कहा जाता है बाइली। क्या कहा जाता है? बाइली, क्योंकि ये गुड्स को बाइल लेता है। ठीक है, और ये जो गुड्स है इन्हें कहा जाता है बाइल। सॉरी माय मिस्टेक,
इन्हें क्या कहा जाता है? बेल। और ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाता है? बेलमेंट। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? आप जब मूवी देखने जाते हो, टू व्हीलर लेके जाते हो, पार्किंग में रखते हो, बेलमेंट। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? उसके एडिशन में अगर आप देखो तो नॉर्मली आपका दोस्त आपको बोलता है, ए पेन देना, आज मैंने नहीं लाया देना एक छोटा सा, तो तुम उसको पेन देते हो। बेलमेंट। क्या है बोली बात उसे? बेलमेंट, जो वापस कभी नहीं आता, पर बेलमेंट तो है। क्लियर है कंसेप्ट? सवेरे सवेरे एक दोस्त आ गया, मेरे को सिंहगढ़ जाना है, तेरी बाइक चाहिए, तो आप दोस्त को बाइक दे देते हो, जा ऐश कर। अकेला जा रहा है, बीच में खड़कवासला भी आता है ना, है ना? सो ऐसे सिचुएशन में उसे भी क्या कहा जाएगा? बेलमेंट। और उस बेलमेंट को कहा जाता है ग्रेचुटियस बेलमेंट। कौन सा बेलमेंट बोले एक बार? ग्रेचुटियस। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना। यहां तक आइडिया क्लियर है? एग्जैक्टली। अब ये अगर हम बेलमेंट बोलते हैं तो ऐसे सिचुएशन में बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड सेल? So, where under a contract of sale, the property in the goods is transferred from seller to the buyer, the contract is called as क्या लिख बाद उसे? Sell. जब प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप, प्रॉपर्टी मतलब क्या लिख बाद उसे? ओनरशिप, ये ट्रांसफर हो गया, उसे हम कहते हैं सेल। मुझे एक बात बताओ, बैंक में लॉकर में गहने रखने से क्या बैंक गहनों की ओनर हो जाती है? तो इसलिए बेलमेंट इज अ डिलीवरी ऑफ द गुड्स फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ कंडीशन दैट same goods are to be returned to the bailor or are to be disposed of according to the directions of the क्या बोले बात उसे? bailor. Disposed of according to the directions of the bailor. Disposed of मतलब उसको यूज कर लेना या उसको डिस्पोज कर देना जैसे बेलौर ने बोला है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल यहां पे तैमूर ने मम्मी के गहने दे दिया आईसीआईसीआई बैंक को, तैमूर का और मम्मी का झगड़ा हो गया, ठीक है? तो तैमूर को गुस्सा आ गया, बैंक को फोन किया, जा बोले गहने बेच दे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो ऐसे सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू बेलौर वो क्या हो जाएंगे बोले एक बार उसे? डिस्पोज्ड ऑफ। कंसेप्ट समझ में आया? नीचे उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। मुझे बताओ काय में ओनरशिप ट्रांसफर होती है, बेलमेंट में या सेल में? जोर से बोलो, काय में ट्रांसफर होती है? सेल में। बेलमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर होती है क्या बच्चों? नहीं होती। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? तो वहां पढ़ना, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर, देयर इज ओनली ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ द गुड्स। बेलमेंट में सिर्फ क्या ट्रांसफर होता है? पोजेशन। ठीक है? फ्रॉम बेलर टू द बेली। नीचे रिटर्न ऑफ द गुड्स। सेल के बाद गुड्स रिटर्न आते हैं क्या? सेल और रिटर्न बेसिस पे ही आते हैं। क्लियर है? और गुड्स में डिफेक्ट रहा तो आते हैं, लेकिन बेलमेंट के अंदर आप गुड्स वापस लोगे या नहीं लोगे? पिक्चर देखने के लिए अगर गाड़ी लेके गए, गाड़ी पार्किंग में रखी, पिक्चर खत्म हो गया तो गाड़ी दान में दे के आ जाते हो? नहीं, पिक्चर बहुत अच्छी थी, गाड़ी रख लो भैया। ऐसा होता है क्या बोले बाजू से? नहीं। नीचे कंसिडरेशन। द कंसिडरेशन इज द प्राइस इन द टर्म्स ऑफ क्या बोले बाजू से? मनी। कंसिडरेशन यहां प्राइस होता है, यहां कंसिडरेशन में भी ग्रेचुटियस और नॉन ग्रेचुटियस दो वर्ड है, ग्रेचुटियस और क्या बोले बाजू से? नॉन ग्रेचुटियस। ग्रेचुटियस मतलब साइड में लिखो वहां, आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड। आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब दोस्त को पेन देते हो तो बदले में पैसे मांगते हो क्या? दोस्त ने बोला पेन देना, 20 रुपए ला पहले, क्या ऐसा करते हो? नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में आपने दोस्त को पेन खुशी से दिया, मन मर्जी से दिया, ठीक है, यूज करने के लिए। डूबते जाओ, जरा पढ़ा रहा हूं तो शाहरुख खान जैसे एंट्री मारना जरूरी है क्या? रुको बाहर 2 मिनट के लिए। ओके, सो दोस्त को पेन मांगा तो दोस्त ने आपको पेन दिया, तुमने दोस्त को पेन दिया तो बदले में पैसे मांगते हो क्या बोली बात से? नहीं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना। इसे क्या कहते हैं? ग्रेटुटियस। आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, जिसके अंदर आप कोई भी चीज चार्ज करते हो क्या? नहीं। कंसेप्ट समझ में आया सबको? हाँ है ना? कई बार आपने देखना कि आप कुरियर मंगवाते हो, मिंत्रा से ऑर्डर करते हो ना, सेल शुरू होता है 50% ऑफ, हाँ है ना? तो आप कुरियर मंगवाते हो, वो कुरियर आके कुरियर वाला एक तो वॉचमैन के पास नहीं तो आपके नेबर के पास छोड़ के जाता है, छोड़ता है नहीं छोड़ता है, तो वो भी तो बेलमेंट हुआ। क्या नेबर इमीडिएटली कपड़े निकाल के पहन लेता है?
जब तुम आते हो कैसे दिख रहा हूं? कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो ऐसे सिचुएशन में उसको भी क्या कहा जाता है बोले एक बार उसे? बेलमेंट। क्लियर है? दैट इज ग्रेचुटियस। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? आ जाओ बेटा अंदर। भाग गए क्या? ओके, नीचू। सो ग्रेटुटियस बेलमेंट, अगर ग्रेटुटियस या आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड है तो कंसिडरेशन मांगते हो क्या बोले एक बार उसे? नहीं। लेकिन नॉन ग्रेटुटियस है, नॉन ग्रेटुटियस मतलब प्रोफेशनली। कैसा है बोले एक बार? प्रोफेशनली। तो आप कंसिडरेशन मांगते हो या नहीं मांगते हो? जरूर मांगते हैं, हाँ है ना? तो यहां लिखना नॉन ग्रेटुटियस के लिए प्रोफेशनली। प्रोफेशनल मतलब आउट ऑफ बिजनेस। समझ में आया? तो ये डिफरेंस है आपका काय का बोले एक बार उससे? बेलमेंट। और काय का बोले एक बार उससे? सेल। तो एक बार डिफरेंस वापस से देख लो। इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, जितने भी डिफरेंसेस कल से हमने आज तक देखे हैं तीनों को स्टार मार्क करके रखो, काफी काम क्या है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कई बार इनको पूछा गया है। क्लियर है आंसर? तो स्टार मार्क करके रखना। चलो डन एवरीबॉडी? बोलो हाँ है ना? मुझे बताओ सेल ऑफ गुड्स एक्ट हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? SOGA, सो जा। यस और नो? लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक है? विशाल सर ने मुझको बोला दर्शन, बोले मेरे को ना ब्लैंक पेपर चाहिए, 100 बॉक्सेस। वो पेपर की रिम आती है ना, रिम सुना होगा आपने, हाँ है ना? एक बॉक्स में 10 रिम आती है, तो ऐसे 100 बॉक्सेस मंगवाए, मतलब 1000 रिम। मैंने विशाल सर को ये रिम बेची और पैसे ले लिए, समझो 1 लाख रुपए। ठीक है? वही विशाल सर ने मेरे को बोला दर्शन मेरे को ना कुछ नोट्स बनवानी है, तो मेरे को कुछ नोट्स बना के दे। नोट्स क्या, एक बार बना के दे। तो मैंने विशाल सर को नोट्स बनवा दी। मुझे एक बात बताओ, दोनों कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर होंगे? दोनों कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर होंगे क्या? बोलो हो गया क्या? जोर से बोलो, हो गया क्या? नहीं हो गया? क्यों? पहला वाला कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ क्या का है बोले एक बार जो से गुड्स। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए गुड्स होना जरूरी है। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में परचेस कंसिडरेशन मस्ट बी गुड्स। अगर परचेस कंसिडरेशन सर्विसेज है, क्या है बोले बाजू से? सर्विसेज। तो नॉर्मली सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ये कवर नहीं होता। कुछ एक्सेप्शंस में हो सकता है, वो विल सी, लेकिन नॉर्मली ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर होगा क्या? नहीं। तो किसी ने आपको अकाउंटिंग सर्विसेज दी, क्या सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर होगा? नहीं। किसी ने आपको ऑडिटिंग सर्विसेज दी, क्या सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर होगा? नहीं। किसी ने आपको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की सर्विसेज दी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर होगा? नहीं। किसी भी काइंड की कोई भी सर्विस ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर नहीं होती। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर। नो। तो यहां क्या बोला गया है? सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एवरीबॉडी प्लीज कॉन्सेंट्रेट, बहुत काम की चीज है। रेडी? टुगेदर 1 2 3 बोल क्या है? द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी ऑलवेज बी, क्या बोले बाद उसे? गुड्स। सब्जेक्ट मैटर हमेशा क्या होना चाहिए? गुड्स। द गुड्स में बी एग्जिस्टिंग गुड्स और द गुड्स में बी फुटूरे। गुड्स में भी एग्जिस्टिंग और गुड्स में भी फुटूरे। फुटूरे पता है ना? फ्यूचर। मतलब एक तो अभी गुड्स हो सकते हैं, नहीं तो जो फ्यूचर में गुड्स हो सकते हैं।
Like ordinary contract of sale of goods can also be made with regard to the goods, the acquisition of which by the seller depend upon the contingency which may or may not happen. Thus, चैन से सोना है तो जाग जाओ. The contract of sale of certain cloth to be manufactured by certain male is valid contract. Such a contract are called as contingent contract. Contingent contract देखा है हमने? A contract which depend on future uncertain event. सब जन बोलो, a contract depend on future uncertain event. इसको हम कौन सा contract कहते हैं? Contingent. नीचू. When a seller purport by his contract of sale, effect of sale of future goods, the contract will operate only as an agreement to sell of the goods and not as a क्या बोले उसे sell. क्लियर है? आगे जाके हम goods को परचेस करेंगे या सेल करेंगे उसे एग्रीमेंट कहते हैं, उसे ओरिजिनल सेल कहता है क्या बोले बार? नहीं. अब ये तो चलो नॉर्मल सी बात थी. अब आते हैं थोड़े से काम की चीज के ऊपर. डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ गुड्स. गुड्स नॉट एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान देना. वो मूवी देखा है तुमने? कौन सा? चीज नालायक बच्चे. सो ZNMD बोल रहा हूं मैं. जिंदगी झंडना होगी दोबारा. बोलो हाँ है ना? झंडना होगी दोबारा. ये मूवी देखा होगा तो इसके अंदर वो स्काई डाइविंग करते हैं. बोलो हाँ है ना? अरे ऐसा ना. ये मूवी से इंस्पायर हो गए 3 लोग, साग्या, अंक्या, पारिया. जैस्मिन कटरीना है, डोंट वरी. सो कौन बोले बाजू से? पारिया. 3 लोग बहुत इंस्पायर हो गए. बोले ये मूवी के जैसे हम भी जाएंगे स्पेन, पर स्पेन जा नहीं सकते थे, स्पेन बहुत दूर है ना. अरे बोलो हाँ है ना? तो बोले हम संगमनेर चले जाएंगे. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो भी स्पेन भी ऐसे शुरू होता है, संगमनेर भी ऐसे ही शुरू होता है. क्लियर है? और इनको करना था समझो वही सेम चीज है कि भैया डीप सी डाइविंग. बोलो हाँ है ना? जहां ऋतिक को कटरीना से प्यार हो जाता है. क्लियर है आंसर? फिर इनको हवा से कूदना था, स्काई डाइविंग, और फिर सांड के आगे भागना था. कैसे कैसे शौक होते लोगों को, हाँ है ना? अब इनको समंदर तो नहीं था तो ये बोले अपन खड़कवासला में डाइविंग करेंगे. ठीक है, स्काई डाइविंग के लिए चले गए लोनावला. ठीक है, और सांडों के सामने भागने के लिए चले गए संगमनेर. ठीक है, अब ये जब लोनावला गए तो वहां स्काई डाइविंग का पूरा अच्छा खासा सेटअप था. एक मस्त प्लेन था. प्लेन लग रहा है ना? बोलो हाँ है ना? एक मस्त तरीके का जबरदस्त वाला प्लेन था. यहां पे दोनों तीनों लोग खड़े थे. ठीक है, और तीनों ने कुदी मारी. तीनों ने कुदी मारी. और इनका जो स्काई डाइविंग का कॉन्ट्रैक्ट था वो था जैस्मिन से. तो जैस्मिन ने इनको सब पैराशूट्स वगैरह सब, जैस्मिन बोले तुम पैराशूट लेके कूद जाओ, टेंशन मत लो. ये तीनों ने ऐसे कूदी मारी और तीनों ने पैराशूट खोला. पैराशूट ऐसे ही होता है ना कुछ. तीनों ने पैराशूट खोला और तीनों के पैराशूट में ऐसे मस्त छोटे छोटे छेद निकले, बहुत सारे. तो पागल हो गया. अब मुझे एक बात बताओ, पैराशूट का बेसिक क्वालिटी क्या है? पैराशूट फटा हुआ नहीं होना चाहिए. दिस इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एक कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर है. अब कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर अगर डिस्ट्रॉयड है, क्या है बोले एक बार उसे? डिस्ट्रॉयड. तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है इनवैलिड है? जोर से बोलो क्या है बोले एक बार? इनवैलिड. क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? समझो, इन्होंने डीप सी डाइविंग में खड़कवासला में कूदी मारी. ठीक है, और वो सिलेंडर पहन के घूमता है ना ऑक्सीजन वाला, हाँ है ना? तो सिलेंडर पहन के घूम रहे थे. सिलेंडर के अंदर छेद था तो सिलेंडर में पानी घुस गया. तो इन्होंने जब सांस लेनी चाहिए तो इनको पानी मिला पीने के लिए. ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ गुड्स. बोलो हाँ है ना? फिर तीसरा सांड. नहीं, सांड के आगे कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, वापस आ जाओ. अब यहां पे अगर हम देखें, if at the time of the contract of sale entered into the subject matter of the contract being a specific goods,
विच इज विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर, विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर। जैस्मिन को भी नहीं पता था कि भाई पैराशूट में छेद है, पहली रात को उसने संभाल के रखे थे, चूहे आए कुतर के चले गए। क्लियर है सबको? हाँ है ना? तो ऐसे सिचुएशन में हैव बीन डिस्ट्रॉयड और सो डैमेज एज नॉट टू आंसर टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द खतरबाजों से कॉन्ट्रैक्ट, एंड देन द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो। तो जब इनको इनके पैराशूट में छेद दिखेंगे तो इन्होंने पहला कॉल किसको करना है? जैस्मिन को, कि बोले अपना कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है। बट कोई फायदा नहीं होगा। सब समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो ऐसा ना। द सेक्शन इज फाउंडेड on the rule that where both the parties to the contract are under a mistake as to a matter of the fact essential to contract, the contract is called as void। ये हमने कॉन्ट्रैक्ट में देखा है या नहीं देखा है? bilateral mistake as to subject matter of the contract, then the contract becomes void। मुझे बताओ क्या ये damages क्लेम कर सकते हैं? बोलो हाँ है ना? क्या ये damages क्लेम कर सकते हैं? Everybody? ओके, नाउ इट्स सब्जेक्ट। नॉर्मली वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते until unless another party is fraudulent। क्लियर है आंसर? बहुत ही रेयर केसेस में, हमने इसके ऊपर करेक्शन भी किया था अगर आपको याद होगा तो। क्लियर है? बहुत ही रेयर केसेस में ये सिचुएशन हो सकता है। नीचे, गुड्स पेरिशिंग आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड where there is an agreement to sell a specific goods and the goods subsequently without a fault of the seller or the buyer perish or suffer such a damage as not answer the description in the agreement before the risk passes to the buyer, the agreement becomes क्या बोले एक बार से void। एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? void। पेरिशेबल गुड्स सुना है? बोलो हाँ है ना? अरे ऐसा ना। आइसक्रीम सुना है? आइसक्रीम सांगा ऐसा ना? ओके, समझो एक दिन सैफीना ने कॉन्ट्रैक्ट किया विरुष्का से। विरुष्का पता है ना कोण आहे? विराट कोहली आणि अनुष्का शर्मा, विरुष्का है ना? जैसे ये सैफीना पता है ना? सैफ अली खान आणि करीना कपूर, सैफीना नहीं पता आपको? ये बात तुम्हारी मेरे को बिल्कुल दिल नहीं आई। अब तो ये जनरल नॉलेज होना चाहिए, ये नॉलेज नहीं है तो क्या है? वैलेंटाइंस डे नजदीक आ रहा है, सर हमें क्या करना है? हमारी जिंदगी तो झंड है, जन्मजात सिंगल है, हम सीए कर रहे हैं, है ना? हमारी जिंदगी में कोई वैलेंटाइंस डे वगैरह, टेडी डे, रोज डे, प्रपोज डे कुछ नहीं होता। हमारी जिंदगी में सिर्फ झंडे होता है और रिजल्ट के टाइम पे हग डे होता है, ऐसा ना? अरे बोलो है ना? सो बेसिकली देखा जाए तो सैफीना ने विरुष्का से कॉन्ट्रैक्ट किया कि सैफीना विरुष्का से आइसक्रीम परचेस करेगा। मतलब आइस अलग और क्रीम अलग नहीं, आइस क्रीम। आइसक्रीम पता है ना? हाँ है ना? सो आइसक्रीम परचेस करेगा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इधर से मस्त वैनिला आइसक्रीम निकला, क्या हुआ? क्यों हंस रहे हो? अरे क्यों हंस क्यों रहे हो? इधर से मस्त वैनिला। अरे क्या हंस क्यों रहे हो? मेरे को बताओ। ये ऐसी चीजें जो मेरे को समझ में नहीं आई तो मेरे को सोचना पड़ेगा। नहीं रुको, मेरे को सोचना पड़ेगा। क्या मालूम क्या सोच रहे हो जिंदगी में, तुमको ही मालूम। क्लास के बाद मेरे को बिल्कुल बताने मत आना। आगे बढ़ते हैं कॉन्सेंट, मतलब ये मेरे भी लेवल के ऊपर का दिख रहा है मेरे को। सो सैफीना ने विरुष्का से कॉन्ट्रैक्ट किया और इधर से वैनिला आइसक्रीम का कॉन्ट्रैक्ट था। वैनिला आइसक्रीम का टरक निकला। क्या निकला? मेरे को आइसक्रीम का फ्लेवर चेंज करना चाहिए सर। पाइनएप्पल आइसक्रीम। कैसे निकम्मे नलायक लोग है ना। इधर से आइसक्रीम का टरक निकला। क्या निकला? टरक पता है ना? सो आइसक्रीम का टरक निकला। जब निकला था तो विरुष्का ने यह केयर नहीं लिया। नॉर्मली आइसक्रीम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो भैया कोल्ड स्टोरेज में ट्रांसपोर्ट करते हैं, बोलो हाँ है ना? गलती से विरुष्का ने कोल्ड स्टोरेज नहीं लगाया, ठीक है, और नॉर्मल ट्रक के अंदर आइसक्रीम ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया। जब निकला तब आइसक्रीम था, जब पहुंचा तो खीर हो गई। बोलो हाँ है ना? क्या ऐसा वाला कॉन्ट्रैक्ट आप करना चाहोगे? गुड्स पेरिश हो गए। गुड्स क्या हो गए बोले एक बार? पेरिश। चीज खाए हो? चीज डोमिनोज चीज बस पिज्जा खाए हो? डोमिनोज का चीज बस पिज्जा पहले 1 घंटे में ही अच्छा लगता है,
हाँ मतलब खाया है बाद में, 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद अगर आप उसको शाम को भी खाने की कोशिश करो ना, ठंडा पिज्जा एकदम ऐसे लगेगा, तुम जाने दो आगे। सो मत खाना, ठीक है, लेट्स गो। सो बेसिकली देखा जाए तो गुड्स क्या हो गए बोले एक बार से पेरिश हो गए, तो ऐसे सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बोले एक बार से वाइड। लेकिन अगर हम जो समझो अगर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पेरिश्ड गुड्स का ही है, जब ट्रक भेजा तो अंगूर थे, जब पहुंचा तो सड़ गए, और तुमको बनानी थी वाइन, वाइन पता है ना, बोलो हाँ है ना, फिर तो सही तरीके से गुड्स पहुंचे हैं, बोलो हाँ है ना। सो पेरिश्ड गुड के कॉन्ट्रैक्ट में ये वैलिड रहेगा, पर अगर नॉर्मल गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट हो तो कॉन्ट्रैक्ट का हो जाएगा बोले एक बार से वाइड। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना, जोर से बोलो ऐसा ना, ये चीज को अच्छे तरीके से याद रखना। तो इन्होंने यहां पे यही बताने की कोशिश की है तुमको, जो तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे, कुछ और ही समझ रहे हो तुम। It may be noted that this would apply only if the risk had not passed to the buyer. Generally speaking, risk passes with the property. That is, when the property of the goods sold had passes to buyer, there the buyer bears the risk subsequent to destruction or damage of the क्या से goods. जैसे आपने देखा होगा पेपर फ्राई, पेपर फ्राई सुना है, फर्नीचर वाली साइड, अर्बन लैडर, पेपर फ्राई, ये फर्नीचर अगर आप परचेस करते हो तो वो ट्रांसपोर्ट करके आपके घर पे फर्नीचर भेजते हैं, समझ में आ रहा है। तुमने फर्नीचर ऑर्डर किया, तुमने ऑर्डर किया था डबल बेड, आते आते सिंगल सिंगल 2 बन गए, टूट गया बीच में से, तो मुझे एक बात बताओ, ऐसे सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा वॉइड रहेगा, क्योंकि गुड्स पेरिश हो गए। पेरिश का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पेरिशेबल गुड्स पेरिश हो सकते हैं, पेरिश का मतलब अगर ड्यूरेबल गुड्स को भी डैमेज हो गया तो भी पेरिश हो गए। फॉर एग्जाम्पल तुमने टीवी ऑर्डर किया, ठीक है, और जब गुड्स आ रहे थे तो टीवी बीच में फूट गया, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है वॉइड है? वॉइड है। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना, आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं। तुमने लैपटॉप बुलाया था, लैपटॉप आया और तुमने देखा कि उसकी स्क्रीन डिटैच हो रही है, पर तुमने डिटैचेबल स्क्रीन वाला लैपटॉप नहीं ऑर्डर किया था, टाइम पे पता चला रही डिटैच हो गई, तो मुझे एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है वॉइड है? कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। तो वहां लिख कर को, पेरिश डज नॉट मीन ओनली पेरिशेबल गुड्स, पेरिश डज नॉट मीन ओनली पेरिशेबल गुड्स, इट्स मीन्स, पेरिश डज नॉट मीन ओनली पेरिशेबल गुड्स, इट मीन्स, पेरिश डज नॉट मीन्स पेरिशेबल गुड्स, इट मीन्स durable goods which are damaged also, it means durable goods which are damaged also, durable goods which are damaged also. Sure, done everybody, सांगा हो। नेक्स्ट इज ascertainment of the price, प्राइस मतलब बच्चों, प्राइस मतलब क्या होता है? मॉनेटरी कंसिडरेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, बोलो हाँ है ना, तो लिख कर रखो साइड में, मॉनेटरी कंसिडरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज प्राइस। आज डे कौन सा है? अबे वो नहीं पूछ रहा हूं मैं, हगड़े बोल रहे हो, वेडनेसडे क्या? आज मौसम बड़ा बेईमान लग रहा है मेरे को, ऐसे 2-3 लोग डोल रहे, 2-3 सस्ते नशे करके बैठे हैं। हाँ क्या कुछ सवेरे क्लास हुआ था क्या तुम्हारा कोई? नहीं, सवेरे से ही नशा करके आए हो, हाँ ना। लॉ की टेस्ट है, वो तो कल थी, आज तुम्हारी 50% सिलेबस की है, जिसके अंदर क्या क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और, अरे वाह, बहुत पसंद आया मेरे को। तो तुम क्या दिन रात भर पढ़ रहे थे कल? पक्का पढ़ रहे थे? कितने लोग टेस्ट दे रहे? बच्चों का उपवास है क्या? अबे तो जो फुल कोर्स वाले वो भी तो हाथ नहीं रेस कर रहे, क्या था? आगे आगे, ascertainment of price. Price means monetary consideration for sale of goods. By virtue of section 9, the price may be fixed by the contract. क्या हुआ? आवाज दी किसी ने?
Okay, price may be fixed by the contract or agreed to be fixed in a manner provided by contract. Example, by a valuer. Determined by the course of the dealing between the parties. कभी रजिस्टर्ड वैल्यूअर सुना है? रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं सुना? कभी नहीं सुना? शायद आपको पता नहीं होगा, थोड़ा सा बोल दूं नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू. आईची एआई. कौन? आईची, वही कॉलेज जिससे तुम सीए कर रहे हो. आईची एआई सीए बनने के बाद, क्या बनने के बाद? कुछ कोर्सेस कंडक्ट करते हैं. मतलब सीए बनने के बाद भी एग्जाम दे सकते हो. पागल पागल दिखते हैं सर हम, सीए बनने के बाद वापस एग्जाम देंगे ना. सोच बदलो, देश बदले. शौचालय बदलेगा नहीं, निकम्मे. हद होती है. सो आईसीआई सीए बनने के बाद आपको एडवांस कोर्सेज के लिए अलाउ करता है. जैसे इसको याद रखना, आईएफआरएस सुना है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सुना है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का इंटरनेशनल वर्जन होता है आईएफआरएस. अगर आप ये आईएफआरएस का कोर्स कर लेते हो तो आप इंटरनेशनल कंपनीज के ऑडिट कर सकते हो. बिग फोर कंपनी में इसको कतई जहर डिमांड है एकदम. कंसेप्ट समझ में आ रहा है? इसके एडिशन में अगर आप करना चाहो तो एक आता है आईपीई, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एग्जाम. मतलब कंपनी चलती है तो सीए मदद करता है. ये एग्जाम उसके लिए होती है जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है और आपको बुलाया जाता है कि इस कंपनी को बंद करवा दो. पर उस केस में आपको अच्छा खासा तगड़ा रिम्यूनरेशन मिल सकता है. मतलब जितने बड़ी कंपनी आपने वाइंड अप की उसका 1% to 2% ये आपको कमीशन मिलता है. बस 1% 2%. व्हाट इफ कंपनी 200 करोड़ की है? सोच बदलो निकम्मो. सो ये चीज को याद रखना. तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एग्जाम, इसके ऊपर होती है आरवी एग्जाम, रजिस्टर्ड वैल्यूअर एग्जाम. चार्टर्ड अकाउंटेंट को कुछ बेसिक और पढ़ाई करनी पड़ती है जिसके थ्रू वो किसी भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के वैल्यूएशंस करवा के रिपोर्टिंग दे सकता है कि ये वाले स्टेट की वैल्यू इतनी है. वैसे भी हम ही सर्टिफाई करने वाले लोग होते हैं, तो हमने अगर सर्टिफाई कर दिया कि ये बिल्डिंग वैल्यू भैया 4 करोड़ है तो 4 करोड़ है. इसे कहते हैं रजिस्टर्ड वैल्यूअर एग्जाम. तो बेसिकली आपकी नॉर्मली प्राइस कहां डिसाइड होगी बोले एक बार? रजिस्टर्ड वैल्यूअर के थ्रू. किसके वैल्यूअर के थ्रू बोले एक बार? रजिस्टर्ड वैल्यूअर. रजिस्टर्ड वैल्यूअर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग द प्राइस इन वेरी फ्यू केसेस. क्लियर है? आप बैंक लोन लेते हो, होम लोन लेते हो, पता है होम लोन? आप होम लोन तब तक नहीं ले सकते जब तक बैंक आपके प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन नहीं करती. एक बार जो बैंक ने आपके प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कर दिया फिर ही बैंक आपको लोन देती है, वो भी उतना जितना प्रॉपर्टी का 80% होता है. बैंक कभी भी आपको आपके प्रॉपर्टी का 100% लोन नहीं देगी. मैक्सिमम अगर देगी तो 80%, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू कम भी हो जाए तो भी आप उसको बेच के रिकवर की जा सके. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना. तो प्राइस नॉर्मली कौन डिसाइड करता है बोले एक बार? एक तो फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट या वैल्यूअर से पूछो, या डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज. अड़तिया सुना है? अड़तिया, अड़तिया नहीं सुना? अगर कोई फार्मर होता है ना, फार्मर, वो खुद के गुड्स ट्रक से भर भर के लाके सिटी में बेचता है और सिटी में सीधा रिटेल सब्जी वालों को बेच पाएगा क्या? नहीं. तो बीच में एक एजेंट होता है, उसे कहते हैं अड़तिया. समझ में आ रहा है? अब बेसिकली ये एजेंट फिर उन गुड्स को रिटेल भाव में सब्जी वालों को बेचता है. कल से समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो ऐसा ना. आपको पता है अगर आप कभी मार्केट यार्ड चले जाओ, पूना में मार्केट यार्ड वाला एरिया, सवेरे 4 बजे वहां पे आपको इतने सब्जी मंडी के ट्रक्स आए हुए दिखेंगे. पूरे पूना की सब्जी वहां से ट्रांसफर होती है, पूरे पूना की. ठीक है? कहां कहां? औंध, पाषाण, बानेर, निगड़ी वगैरह सब एरिया में कॉर्नर कॉर्नर तक के हर सब्जी वहां से डिस्ट्रीब्यूट होती है. सवेरे 4 बजे वहां कम से कम 20 से 50 ट्रक खड़े हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सा डे है. अगर शुक्रवार है या गुरुवार है तो कम से कम 40 से 50 ट्रक आप फिक्स कर लेना. और टनों टनों से भर भर के सब्जी मंडी का माल आता है. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? और आपको शायद नहीं पता होगा, जब ये ट्रक पहुंचते हैं ना
उस वक्त उस सब्जी की प्राइस डिसाइड होती है। मतलब फार्मर ट्रक लेके आया और प्राइस सब्जी की वहां डिसाइड हुई और उसको लगा कि ये प्राइस कम है, तो फार्मर कुछ कर नहीं सकता, उसको वहीं पे ट्रक छोड़ के वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा ट्रक तो वापस ले नहीं जा सकता और गुड्स है पेरिशेबल। क्लियर है कंसेप्ट? तो वहां बैठ के ट्रक की प्राइस डिसाइड होती है, वहां बोली लगती है कि ये ट्रक कितने में, वो ट्रक कितने में, ऐसा ऐसा ऐसा, और फिर वो चीज खरीद के रिटेलर्स को दी जाती है। दिस इज अ कोर्स ऑफ डीलिंग वाला प्राइस। ये कौन सा प्राइस है बोले एक बार? कोर्स ऑफ डीलिंग वाला। रेलवे से गए हो कभी? रेलवे में बहुत सारे लोग बहुत कुछ भूल जाते हैं, कभी सामान भूल जाते हैं, कभी लैपटॉप भूल जाते हैं, कभी बॉटल, कुछ भी भूल सकते हैं। ये पूरा सामान रेलवे जमा करती है और इसको ऑक्शन करती है। ये ऐसे एक ऑक्शन के अंदर मैंने विजिट किया था, वहां ऑक्शन करवाने वाला भी एक ही होता है और जो ऑक्शन के अंदर खरीदने वाले होते हैं वो फिक्स ही लोग होते हैं। मतलब रेलवे वालों को घूस बिठाते हैं। मतलब मैं इस हिसाब से गया था कि भाई एक आध मस्त लैपटॉप ले लूंगा। मैंने सुना था 5-6 हजार में वहां पे 50-60 हजार का आराम से लैपटॉप मिल जाएगा। तो अपन भाई चले गए, बोला हाँ लेके आते एक आधा, गेम वेम खेलने के लिए काम में आएगा करके, हाँ ना। तो मैं चला गया लैपटॉप लेने के लिए वहां पे, और फिर जैसे ही उनका ऑक्शन था, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आता है नॉर्मली इसका, बहुत एकदम छोटा सा कि किसी को ना दिखे ऐसा, ठीक है। तो मैं वहां पे चला गया, वहां पे सब लोग ऐसे चेयर वेयर के ऊपर बैठे हुए थे। एक बाबू था, खाकी कपड़े पहने थे, उसने पूरा सामान लाया। वो बोले ये बेचना है लैपटॉप, बोली लगाओ। एक ने लगाई 2000, एक ने लगाई 4000, मैंने हाथ रेस किया, बोला 7000। उसने ऐसे मेरी तरफ गुस्से से देखा, मैं बोला क्या हो गया? फिर उसने मेरी तरफ गुस्से से देखा और बोले 4000 किसने बोला? तो जिसने 4000 बोला उसको उसने बेच दिया। मैं बोला मेरा कट गया या काटा गया? मतलब हुआ क्या? अभी ऑक्शन का रूल होता है, जो ज्यादा बिड करता है उसको गुड्स मिलेंगे। मैं बोला एक तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट गलत पढ़ा है, या तो फिर मैं गलत पढ़ा रहा हूं, मेरे को क्यों मिला नहीं? थोड़ी देर बाद उधर से वो आया, नए हो क्या? बोले मैं बोला हाँ। बोले यहाँ पे बैठने के लिए पैसे लगते। बोला अरे वाह, क्या टिकट है? बोला बोले तुमको साल भर का कम से कम 70,000 रुपए लगेगा, तो जितने भी ऑप्शन है उसमें तुम बैठ सकते। मैं बोला वाह। तो बोले है? मैं बोला नहीं। तो बोले टाटा। मैं बोला थैंक यू। अब क्या करेगा? 70,000 रुपए दो अभी उसको और साल भर जाके वहीं बैठू, ठीक है। तो नहीं, ये होता है अंडर टेबल तुम मनी दे देते हो, उनको वीडियो क्लिपिंग जमा करके रखनी पड़ती है कि ऑक्शन ठीक से हुआ। उसके वीडियो क्लिपिंग के अंदर ये आया कि मैंने 7,000 का बिड प्लेस किया, उसने वो वीडियो डिलीट किया, वापस से बिड लेने की कोशिश की फिर, और फिर वो वीडियो उनको रिपोर्ट करना पड़ता है उनके साथ लोगों को। समझ में आ रहा है? ऐसी चीजें होती है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो वहां पे जो प्राइस होगी इट इज डिसाइडेड बाय कोर्स ऑफ डीलिंग। वहां क्या, किसी भी ऑक्शन की कोई भी प्राइस इज डिसाइडेड बाय कोर्स ऑफ डीलिंग। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना। ऑक्शन में आप क्या प्राइस फिक्स करके जाते हो? अगर प्राइस फिक्स करके ऑक्शन में जाओगे तो ऑक्शन किस बात का? समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो हाँ एग्जाम्पल लिखो, ऑक्शन, मांडोली एक्सेट्रा। मांडोली सुना है ना? हाँ, मिनिमम फिक्स रहती है, बट क्या वो उसी प्राइस पे बेचना कंपलसरी है? तो वो तो चेंज भी हो सकती है ना। वही हम बोल रहे हैं कि डिसाइडेड बाय कोर्स ऑफ डीलिंग। क्लियर है? जो कोर्स होगा उससे डिसाइड होगा कि मिनिमम या मैक्सिमम कौन सी है, ठीक है। आगे सेक्शन 10 प्रोवाइड्स दैट डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस बाय थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब नॉर्मली कौन रहेगा बोले एक बार उसे? वैल्यूअर, ठीक है। सेकेंड हैंड गाड़ियों का मार्केट सुना है आपने? नॉर्मली आपने घर किसी घर पे अगर ऐसा हुआ होगा, अगर आप सेकंड हैंड कार परचेस करने जाते हो तो ऐसे केस में पप्पा एक मैकेनिक को लेके आते हैं। यह नॉर्मल सी बात है कि मैकेनिक को लेके आएंगे, मैकेनिक को पूरी गाड़ी दिखाएंगे, फिर वो मैकेनिक बोलेगा ये इसको 4-5 लाख में ले लो, तो जाके हम गाड़ी ले लेंगे। इसे कहते हैं प्राइस डिसाइडेड बाय किसने बोले एक बार उसे? थर्ड पार्टी। Where there is an agreement to sell the goods on the term that the price has to be fixed by the third party and he either
डज नॉट और कैनॉट मेक सच वैल्यूएशन, द एग्रीमेंट विल बी क्या बोले एक बार उसे वॉइड। अगर उसने वैल्यूएशन नहीं किया, ही कैनॉट मेक अ वैल्यूएशन, अगर वो थर्ड पार्टी वैल्यूएशन कर नहीं पाया तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा बोले एक बार उसे वॉइड। इन द केस थर्ड पार्टी इज प्रिवेंटेड बाय द डिफॉल्ट ऑफ ईदर पार्टी फ्रॉम फिक्सिंग द प्राइस, मतलब दोनों पार्टी में से किसी ने डिफॉल्ट कर दिया, गुड्स चेक ही नहीं करने दिए। मेरे को होम लोन चाहिए था, बैंक वालों ने वैल्यूअर भेजा, मैंने उसको घर पे बुलाया, समोसा पानी पूरी सब खिलाया, मैं बोला जाओ हो गया, और उसको घर दिखाया ही नहीं पूरा का पूरा, तो ऐसे केसेस में इट्स माय डिफॉल्ट। तो जो होम लोन वाला एग्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा बोले एक बार उसे वॉइड। नीचे हाउएवर द बायर हु हैज रिसीव्ड एंड अप्रोप्रिएटेड द गुड्स मस्ट पे अ रीजनेबल प्राइस फॉर देम इन एनी इवेंचुअलिटी, मतलब अगर आपको गुड्स मिले हैं, बायर को क्या मिले हैं बोले एक बार उसे गुड्स, तो बायर ने पूरी प्राइस पे करना जरूरी है जो डिसाइड होगी। तो वहां लिख कर रखो बायर शुड पे एंटायर प्राइस, बायर शुड पे एंटायर प्राइस if he has received the goods for the purpose of use, receive the goods for the purpose of use। ओके, अगला है स्टिपुलेशन ऑफ टाइम। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, एक बार इसके लिए मैं वापस डायग्राम बना दूं। मुझे बता कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम में एग्जीक्यूट करना चाहिए, जोर से बोलो, कितने समय में एग्जीक्यूट करना चाहिए, लेकिन रीजनेबल टाइम कब, अगर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम स्पेसिफाइड है, इफ द टाइम इज केवल एक बार उसे स्पेसिफाइड इन काय में बोले एक बार उसे कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट का रीजनेबल समय में एग्जीक्यूट करना चाहिए स्पेसिफाइड समय में, जोर से बोलो कितने समय में एग्जीक्यूट करना चाहिए, स्पेसिफाइड, देन एग्जीक्यूट इन स्पेसिफाइड टाइम। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर समय नहीं दिया है, इफ नॉट, तो कॉन्ट्रैक्ट कितने समय में करना चाहिए, देन एग्जीक्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट इन कौन सा समय बोले बाद उसे, रीजनेबल टाइम। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना, इधर पढ़ के देखना एक बार मन के मन में। बाहर जा, ओके, समझ में आ रहा है सबको या बताऊं उसको एक बार, बोर्ड के ऊपर ध्यान देना अच्छा से। एज रिगार्ड टाइम फॉर द पेमेंट ऑफ द प्राइस अनलेस डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, स्टिपुलेशन एज रिगार्ड दिस इज नॉट डीम्ड टू बी एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल। ठीक है, unless different intention appears from the terms of the contract, stipulation in this regard is not deemed to be the essence of the contract, but delivery of the goods must be made without a delay। आपने goods देने चाहिए without the delay अगर contract हुआ है तो, whether or not such a stipulation is the essence of contract depending on the terms agreed upon। Price for the goods may be fixed by the contract or may be agreed to be fixed later or in a specific manner। Stipulation as to the time of the delivery are usually the essence of the contract। मतलब समय, कौन सा समय डिलीवरी देना चाहिए, ये नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट का इसेंस होता है। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट बर्थडे। आजकल तो ट्रेंड है रात को 12 बजे जिसका बर्थडे है उसको जगाना, इतना मारना कि पूरा बर्थडे के दिन वो कहां से पैदा हो गया मैं ये बोलता बोलता घूमे, है ना, ट्रेंड होता है ना।
गर्ल्स हॉस्टल पे ऐसा नहीं होता, गर्ल्स बर्थडे बम्स देते गर्ल्स हॉस्टल पे, दे दे क्या है, बर्थडे बम्स बॉयज हॉस्टल पे देते हैं। हमारा बॉयज हॉस्टल था, बॉयज हॉस्टल मतलब हमारा फ्लैट था, मैं कभी हॉस्टल पे नहीं रहा, पर हमारे फ्लैट पे 8 लोग रहते थे। कितने? 8। लड़के तो कैसे भी रह सकते हैं ना, 2 बेड के ऊपर सोते हैं, 2 बेड के नीचे सोते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम 8 लोग थे, ठीक है। 1 BHK अपार्टमेंट था, मतलब समझ में आ रहा होगा कितने तमाशे होंगे। 8 लोग थे, 1 BHK अपार्टमेंट था। एक जन का जिसका भी बर्थडे होता था ना, उसको सोने देते थे, फिर उसके ऊपर कंबल डालते थे, फिर लाइट बंद करते थे, धपा धप धपा धप धपा धप धपा धप, और जब लाइट ऑन करते थे तब सोए हुए रहते थे सबके सब। तो जब वो कंबल निकालता थी, वाज लाइक, समझ भी नहीं आता था बदला किससे लेगा, हाँ ना। पर उससे ज्यादा उसको दर्द होता था जो उसको लगा है उसका, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर बर्थडे है, अब इतना अगर हम उससे नफरत करते थे तो उतना प्यार भी करते थे, तो हम ऐसे वक्त रात को 12 बजे का केक का ऑर्डर प्लेस करते थे। काय का? केक का। अब किसी का भी बर्थडे है समझो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, बॉयफ्रेंड का बर्थडे है, मतलब लड़कों के लिए गर्लफ्रेंड, लड़कियों के लीगल है पर कोई बात नहीं। सो अगर तुम्हारे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का बर्थडे और तुम उसको बहुत शिद्दत से केक भेजना चाहते हो, वो भी रात को 12 बजे पहुंचना चाहिए, टिंग टोंग, विद ऐसे एकदम लाल लाल कलर के गुलाब और एक छोटा सा टेडी जिसके ऊपर होता है टिपिकल वाला हार्ट, जिसके ऊपर लिखा रहता है आई लव यू। बोलो टिपिकल होता है ना एकदम ऐसे, पिंक कलर का केक का बॉक्स, पिंक कलर का टेडी, लाल कलर के गुलाब, जिंदगी लाल हुई रहती है ना। अब ऐसे से केस में आपने उसको भेज दिया, आपने ऑर्डर दे दिया कि भैया ये जो गुड्स है ना 12 बजे ये घर पे इस एड्रेस पे पहुंच जाने चाहिए, ठीक है। और उसने 12 बजे वो गुड्स नहीं पहुंचाया, उसने दूसरे दिन रात को 12 बजे पहुंचाया। कई बार होता है ना ऐसा। तुमने पहली बार जब रेलवे का टिकट बुकिंग किया होगा, रेलवे की टिकट बुकिंग किया है ना, उसमें 24 घंटे का समय होता है, ठीक है। तुमको अगर ट्रेन चाहिए होगी शाम को 7:30 की, तो तुमको 19:30 सिलेक्ट करना होता है। मैंने एक बार ऐसे ही कांड कर दिया, मेरे को जाना था पुणे से नागपुर, ट्रेन का बुकिंग किया, शाम की 7:30 बजे की ट्रेन। मैं पहुंचा रेलवे स्टेशन पे, दूसरे दिन मेरी क्रैश बैच थी, 1 डे रिवीजन फाइनल की। मैं पहुंचा ट्रेन स्टेशन पे, देख रहा हूं ट्रेन का नाम ही नहीं आ रहा, नाम ही नहीं आ रहा, नाम ही नहीं आ रहा। मैं गया इंक्वायरी पे, बोला पुणे नागपुर कब निकलेगी ट्रेन? बोले कौन सी पुणे नागपुर? बोला वो नहीं, का 7:30 बजे निकलती है। भैया वो सवेरे 7:30 बजे की थी बोले। तब से मैंने डिसाइड कर लिया कि ट्रेन से सफर नहीं करना, नहीं तो आदमी बहुत सफर करता है। तो ऐसे सिचुएशन में तुमने डेट डाली कि भैया 14 फरवरी को रात को 12 बजे ये केक पहुंच जाना चाहिए। अब तुमने सोचा 14 फरवरी के पहले का 12 बजे, उसने सोचा 14 फरवरी के बाद का 12 बजे, कोई तो दोपहर का भी समझ सकता है, बोलो हाँ या ना। तो 14 फरवरी के दूसरे रात का 12 बजे वो मस्त लेके खड़ा हो गया वहां पे। अब मुझे एक बात बताओ, कोई फायदा जिंदगी में? उसने तो तुमको गालियां देनी है कि दिन भर में तुमने कोई विश नहीं किया उसको, हाँ या ना। वो भी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, BAE, निब्बा निब्बी, हाँ या ना। बोलो यस और नो। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ऐसे सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। क्लियर है आंसर सबको? हाँ है ना, क्लियर है। तो ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना कि भैया हमारा जो टाइम ऑफ डिलीवरी, इट इज अ मेन इसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है बोले एक बार? मेन इसेंशियल। काय का बोले एक बार? कॉन्ट्रैक्ट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना, जोर से बोलो सर ना। नीचे कंडीशन एंड वारंटी। अब जा रहे खतरनाक वाले एरिया में, मुंडी मुंडी झटको स्ट्रेट बैठा हो। आज मौसम बड़ा बेईमान है, मस्त सुस्ता रहे हो धीरे धीरे, राह देख रहे हो कि छुट्टी कब होगी। पिछले 1 घंटे से 10 मिनट ही पास हुए, बोलो हाँ ना। घड़ी का काटा आगे बढ़ ही नहीं रहा। 1 घंटे पहले देखा था सर 12:15 बजे थे, 1 घंटे बाद देखा 12:30 बजे थे, बोलो हाँ ना। सो कंडीशन एंड वारंटी। सो एनीवन, व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय वारंटी?
सर वो चीज जो किसी भी चाइनीज प्रोडक्ट में नहीं होती, ना कंडीशन होती है ना वारंटी होती है. सो व्हाट इज कंडीशन एंड व्हाट इज वारंटी? एनीवन? व्हाट इज डिफरेंस? एनीवन? चलो पढ़ के देखो, पढ़ के बताओ, कोई बात नहीं. देखो तो सही समझ में आ रही है नहीं आ रही है. समझ में आ रहा है क्या होता है कंडीशन, क्या वारंटी होता है, बताओ. ओके, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से बोलो समझ में आएगा. क्लेम कर सकता है. गुड. तो कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट हो गया. चलो गुड. अब थोड़ा सा इसको मैं समझाऊं तो बोर्ड के ऊपर ध्यान. एग्जाम्पल तुम्हें समझ में आया नहीं आया? अच्छा एग्जाम्पल था बट बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से. नॉर्मली आप कोई भी मशीन परचेस करते हो, क्या परचेस करते हो? ठीक है. जैसे अगर हम लेते हैं सेल फोन. अब सेल फोन के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, बोलो हाँ है ना, अलग 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 अलग. कुछ सेल फोन्स एज अ रिमोट कंट्रोल यूज होते हैं, एसी के लिए, टीवी के लिए. होते नहीं होते? बोलो हाँ है ना. अब समझो तुम एक सेलफोन लेने के लिए गए, तुम रिमोट, घर के रिमोटों से परेशान हो गए, तो रिमोट इधर उधर घूम जाता है, सोफे के नीचे चला जाता है, जिंदगी परेशान हो जाती है रिमोट के चक्कर में. तो तुमने सोचा कि भाई मैं ऐसा सेलफोन लूंगा जो खुद ही रिमोट कंट्रोल करके काम करेगा. समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना. अब बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं. तुमने सेलफोन लिया, सेलफोन वाले से पूछा भैया ये सेलफोन रिमोट कंट्रोल करके काम करेगा? वो बोले हाँ भैया बिल्कुल करेगा. आपने बोला मेरे घर पे सोनी टीवी है. कौन सा टीवी है? सोनी. सोनी टीवी के ऊपर टाटा स्काई के कनेक्शन के ऊपर है. सोनी टीवी टाटा स्काई के सेट ऑफ बॉक्स के ऊपर ये, अब आजकल यूनिवर्सल रिमोट आते हैं, एक ही रिमोट के अंदर सब सेट ऑफ बॉक्स ये वो फलना ढकना एक साथ मैनेज हो जाएगा. तो सोनी टीवी और टाटा स्काई के कनेक्शन के ऊपर ये चलना चाहिए, ऐसा आपने बोला. ये बोले मेरा बेसिक कंडीशन है. ये मेरा क्या है? बोले एक बार उसे बेसिक कंडीशन. समझन? बोलो क्या है? बेसिक कंडीशन. उसने आपको ऊपर से बोला भैया ये सोनी टीवी टाटा स्काई क्या, तुम इसमें कोई भी टीवी ले लो, एनी टीवी, कोई भी टीवी ले लो, शाओमी का टीवी ले लो, माइक्रोमैक्स का टीवी ले लो, जो टीवी नहीं वो भी टीवी ले लो, कोई भी टीवी ले लो. आजकल आते हैं ना वो शाओमी वाऊ के, वीयू वाले, माइक्रोमैक्स के, वो विजय सेल्स का खुद का ब्रांड है वाइस, उसमें तो 20-25 हजार में 40 इंची टीवी दे देता है वो, है ना. तो सच्ची में कसम से. तो हाँ वन प्लस ने निकाला है टीवी अभी. तो तुम बोले कोई भी टीवी ले लो, एनी टीवी के ऊपर ये चलेगा. और तुम बोले कोई भी सेट ऑफ बॉक्स ले लो, एनी सेट ऑफ बॉक्स के ऊपर ये चलेगा, एनी सेट ऑफ बॉक्स के ऊपर ये चलेगा. तुम बोले सच्ची? वो बोले हाँ. बोले देख लो? बोले हाँ. तो उसने ये तुमको एडिशनल
सिचुएशन दिया, ये एडिशनल सिचुएशन है। अब जरा समझना, बेसिक जो तुमने बोला कि मेरे को ये चाहिए, बेसिक वाला कि मेरे को ये चाहिए, इतना तो मुझे कम से कम एक्सपेक्टेड है इन गुड्स से, इतना कम से कम एक्सपेक्टेड है, तो क्या हो गया बोले एक बार उसे कंडीशन कि गुड्स परचेस करने का भैया ये बेसिक है, ये तो मेरे को चाहिए म्हणजे पाहिजे म्हणजे। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? लेकिन उसने एडिशनली जो तुमको बोला कि कोई भी सेट ऑफ बॉक्स के ऊपर ये चल जाएगा, कोई भी सेट ऑफ बॉक्स के ऊपर ये वर्क कर जाएगा, ये उसने तुमको वारंटी दिया। ये उसने क्या दिया बोले एक बार उसे? वारंटी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो ऐसा ना, अरे बोलो हाँ है ना? अब बहुत अच्छे से सुनना, बहुत अच्छे से समझना। अगर तुम ये सेलफोन घर लेके गए और तुमने घर पे तुम्हारे सोनी के टीवी और टाटा स्काई के सेट ऑफ बॉक्स के ऊपर इसको यूज करके देखा, ठीक है, और अगर ये नहीं चला, इट डिडंट वर्क, मतलब बेसिक कंडीशन ही नहीं चला, तो तुम कॉन्ट्रैक्ट को चलाओगे या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा? जोर से बोलो, क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। कि भाई बेसिक ही कंडीशन मीटअप नहीं कर रहा, बाकी सेट ऑफ बॉक्स और टीवी तो छोड़ दो, बेसिक ही मीटअप नहीं कर रहा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया वॉइड। इस केस में तुम क्या बोलोगे? भैया पैसे वापस दो, सेलफोन वापस लो। समझ में आ रहा है? पैसे वापस दो, सेलफोन वापस लो। पुट द पार्टीज इन अ पोजीशन दैट कॉन्ट्रैक्ट डिड नेवर हैपेंड। आप डैमेजेस क्लेम कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट। दो चीजें आप ऐसे सिचुएशन में कर सकते हो, एक तो यू कैन रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड यू कैन क्लेम डैमेजेस। यू कैन क्लेम बोले एक बार उसे डैमेजेस। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो ऐसा ना। वही अगर समझो, लेट्स इमेजिन कि भाई पहला बेसिक कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो गया, वो सोनी टीवी पे और टाटा स्काई पे चल गया। कुछ दिनों बाद तुमने पैसे की कमी की वजह से लाया वो वीयू वाला टीवी, ठीक है, सोनी और टाटा स्काई पे चल गया। कुछ दिनों बाद वीयू वाला टीवी लाया और डिश टीवी का सेट ऑफ बॉक्स लगाया, वीयू वाला टीवी लाया, उसके ऊपर तुमने ट्राई किया कि भैया ये चल रहा है क्या, और समझो उसके ऊपर ये नहीं चला, इट डिडंट वर्क ऑन अदर्स, ऑन क्या लगा उसे? अदर्स। तो इसको हम क्या कहते हैं? ब्रीच ऑफ वारंटी। जोर से बोलो, ब्रीच ऑफ क्या? वारंटी। पर ये उसने एडिशनली एग्री किया था। उसने क्या एग्री किया था? एडिशनली। मुझे बताओ, तुम्हारे सोनी टीवी और टाटा स्काई के ऊपर ये चल गया क्या? तुम्हारा काम हो गया क्या? बोलो, क्या बेसिक काम हो गया तुम्हारा? बोलो हाँ या ना? अब ये एडिशनल चीजों पे नहीं चल रहा है जो उसने बोली थी, ये तो वारंटी हुई। अब तुम उसको बोलोगे कि भैया ये वर्क नहीं कर रहा, ये कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करो, तो वो क्या बोलेगा? अच्छा भैया ये वर्क नहीं कर रहा, पर तुम्हारा तो सोनी और टाटा स्काई चल गया ना, ये तो वीयू का टीवी और इस पे वर्क नहीं कर रहा है, काम करो, वॉइड क्यों? मैं तुमको रिप्लेस कर देता हूं, मैं तुमको डैमेजेस दे देता हूं, कॉन्ट्रैक्ट मत बंद करो। वैसे भी तुम्हारा बेसिक कंडीशन तो टाटा स्काई और सोनी टेलीविजन का था, ये तो एडिशनल वाला मैंने बोला था। अगर एडिशनल वाला मैंने बोला तो तुम डैमेजेस ले लो ना, तुम दूसरा टीवी रिमोट ले लो, दूसरा सेलफोन ले लो, देखो चेक कर लो, इसको मैं रिपेयर करके देता हूं, चेक कर लो, अगर चलेगा, मैं बोल रहा हूं चलेगा, वारंटी है मेरी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? इसलिए किसी भी गुड्स में ना तुमको कोई भी सेलर वारंटी देता है। व्हाट कंडीशन और वारंटी में यही फर्क है। कंडीशन इज नथिंग बट अ गारंटी कि भैया तुम जो बोल रहे हो बेसिक कंडीशन मीट होगा, पर जो आप बोल रहे हो वो आप जो खरीदते हो उसके ऊपर आपको क्या मिलता है? वारंटी। आपको टीवी के ऊपर, फ्रिज के ऊपर वारंटी मिलता है कि अगर टीवी फ्रिज खराब हो गया तो आपको रिप्लेस करके मिलेगा, आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? आपका कभी टीवी खराब हो तो आप लेके जाना, भैया बोलना पैसा वापस दो, क्या फालतू कॉन्ट्रैक्ट किया है? वो बोलेगा भैया मैं रिप्लेस करके देता हूं, 5 दिन बाद आना लेके चल जाना, ब्रांड न्यू टीवी दे दूंगा। तो वारंटी है। वारंटी मतलब डैमेजेस पे करना, कंडीशन गारंटी मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ भी सकते हो, डैमेजेस भी ले सकते हो। वारंटी मतलब आप सिर्फ डैमेजेस ले सकते हो, गुड्स रिप्लेस करते हो, इतना ही। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना। अब मुझे बताओ किसका ब्रॉडर स्कोप है?
कंडीशन का। तुम बायर के हिसाब से देखो तो ब्रॉडर स्कोप किसका है? कंडीशन का। तो एवरी कंडीशन इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, एवरी कंडीशन इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। लेकिन तुम बायर के हिसाब से देख रहे हो इसलिए तुमको कंडीशन का ब्रॉडर स्कोप लग रहा है। एक्चुअल अगर आप सेलर के हिसाब से देखो तो वारंटी इज अ क्वाइट ब्रॉडर स्कोप, वारंटी इज अ क्वाइट ब्रॉडर स्कोप। बिकॉज वारंटी में मैंने क्या बोला, मैंने एज अ सेल्समैन क्या बोला, भैया सोनी टीवी भी चलेगा, टाटा स्काई भी चलेगा, बाकी सब भी चलेंगे। तुमने सिर्फ क्या मांगा? सोनी टीवी और टाटा स्काई। मैंने बोला सब चलेगा। तो किसका स्कोप ब्रॉडर हुआ? बोलो किसका स्कोप ब्रॉडर हुआ? मेरा। तो एवरी ब्रीच ऑफ कंडीशन इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, बट एवरी ब्रीच ऑफ वारंटी, अगर मेरा दूसरे टीवी वीयू के टीवी के ऊपर अगर डिश टीवी के ऊपर नहीं चला तो ये तो वारंटी ब्रेक हुआ ना, इसे का कंडीशन ब्रेक हुआ, इसका कंडीशन ब्रेक हुआ नहीं, क्योंकि टाटा स्काई सोनी पे तो चल गया। लेकिन जब सोनी पे नहीं चला, टाटा स्काई पे नहीं चला, तो सोनी और टाटा स्काई तो एनी टीवी और एनी सेट ऑफ बॉक्स में इंक्लूडेड थे ना। तो ब्रीच ऑफ अ कंडीशन इज अ ब्रीच ऑफ अ वारंटी, बट ब्रीच ऑफ अ वारंटी इज नॉट अ ब्रीच ऑफ अ कंडीशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर ना, आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? अब जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया वो भी अच्छा था, सुनना अच्छे तरीके से, कि तुम गए, तुमको कार परचेस करने की थी, तुमने बोला लिम्बोर्गिनी, है ना, लिम्बोर्गिनी चाहिए तुमको। तुमने बोला लिम्बोर्गिनी वाले को, मेरे को इसका स्पीड कम से कम, रुपए कहां से आया, सॉरी, मेरे को इसका स्पीड कम से कम 300 किलोमीटर चाहिए पर आवर, 300 किलोमीटर पर आवर कम से कम मेरे को इसका स्पीड चाहिए। ये ऐसा तुमने किसको बोला? लिम्बोर्गिनी वाले को। लिम्बोर्गिनी वाला बोले भैया 300 बस 400 तक ले जाओ, 400 किलोमीटर पर आवर। अब तुमने लिम्बोर्गिनी शुरू की, फुल एक्सीलरेटर दबाया, रेगिस्तान वो रन ऑफ कच्छ में लेके गए टेस्टिंग के लिए, कोई नहीं रहता ना, रन ऑफ कच्छ फुल घूम भगा रहे उसको, जा जाके 200 अटक अटक के लिम्बोर्गिनी 250, 280 पे तो बंद पड़ गई। लिम्बोर्गिनी बंद पड़ गई जानियो, अरे बोलो हाँ ना, 280 में बंद पड़ गई। मुझे बताओ ब्रीच ऑफ कंडीशन, ब्रीच ऑफ वारंटी, ब्रीच ऑफ कंडीशन, ब्रीच ऑफ वारंटी। तुम्हारी मिनिमम कंडीशन थी 300, समझ में आ रहा है सबको? चलो 300 तो पार कर लिया और 360 पे बंद पड़ गई, ब्रीच ऑफ कंडीशन, ब्रीच ऑफ वारंटी। अगर 280 पे बंद पड़ गई तो तुम क्या क्या कर सकते हो? तुम वो रन ऑफ कच्छ से चलते चलते आओगे, वहां से टैक्सी पकड़ोगे जाओगे बस स्टैंड, वहां से बस पकड़ोगे जाओगे रेलवे स्टेशन, वहां से रेलवे पकड़ोगे जाओगे एयरपोर्ट, वहां नहीं रेलवे पकड़ के जाओगे दिल्ली, उसके पास जाके लिम्बोर्गिनी की चाबी फेंक के मारोगे। बोलो हाँ या ना? आजकल तो बायोमेट्रिक भी है तो चाबी भी नहीं फेंक सकते, अरे अंगूठा काट के तो ही फेंक के दूंगा ना, रख तेरी 280 के स्पीड पे बंद पड़ गई निकम्मे। बोले सर नहीं हो सकता, अबे काटा अभी भी 280 पे, जाके देख। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ए तेरा कॉन्ट्रैक्ट पैसे वापस ला, ब्रीच ऑफ कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट, क्लेम द डैमेजेस। इज्जत का भाजीपाला हो गया, लोग हंस रहे थे रन ऑफ कच्छ में, वो बोल रहे लोग कहां से आए वहां, अरे पर हंस तो रहे थे ना। डैमेजेस क्लेम, समझ में आ रहा है सबको? किसी ने ऐसा तुम्हारा वीडियो निकाल के यूट्यूब पे डाल दिया, लिम्बोर्गिनी ऐसे अटक अटक के बंद पड़ गए, धुआं निकला भूफ, बोलो हाँ है ना, धुआं निकल गया जानियो, हाँ है ना? ऐसा मस्त बैकग्राउंड में म्यूजिक डाल के तुम्हारा अपलोड हो गया, इज्जत का पूरा भाजीपाला, तो ऑब्वियसली तुम डैमेजेस क्लेम करोगे नहीं करोगे? वही तुम्हारी लिम्बोर्गिनी 360 पे बंद पड़ गई, तुम जाओगे 360 पे बंद पड़ गई, सर आपने तो 300 मांगा था, हाँ तो बाहर खड़ा, तो सर मैं दूसरी लिम्बोर्गिनी लेता हूं। अरे यार ब्रीच ऑफ वारंटी। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना, आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? अरे बोलो हाँ है ना? कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको?
एक और एग्जांपल, रिवाइटल सुना है? रिवाइटल, तुम रिवाइटल परचेस करने के लिए गए सलमान खान के पास, जियो जी भर के, सलमान खान के पास गए, सलमान खान को बोला मेरे को रिवाइटल चाहिए। सलमान खान लो लो, तुमने बोला कितनी देर एनर्जी रहेगी? सलमान खान बोलता है सर कितनी देर चाहिए? तुमने बोला कम से कम दोपहर तक तो रहनी चाहिए, सवेरे अगर गोली खाऊंगा दोपहर को 3 बजे तक एनर्जी रहनी चाहिए, फिर मैं ऑफिस से वापस आ जाता हूं, फिर एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी पढ़ सकती, बात अलग है। अरे तो मतलब 3 बजे तक एनर्जी रहनी चाहिए, उसके बाद कोई जरूरत नहीं। सलमान खान बोले अरे सर रात के 12 बजे तक रहेगी। अरे निकम्मो, सलमान खान सिंगल आदमी है, याद रखो, ठीक है, लेट्स गो। तो ऐसे सिचुएशन में तुमने रिवाइटल लिया, गोली खाई, एनर्जी सवेरे 9 बजे ही बंद पड़ गई, वहीं सो गए रास्ते पे। जहां रिवाइटल एनर्जी फिनिश, रास्ते पे सो गए। दूसरे और एक गोली खानी पड़ी सलमान खान के पास जाने के लिए। गोली खा के गए, क्या दे दिया ये? सवेरे 9 बजे 7 बजे खाई थी, 2 घंटे में एनर्जी डाउन, ब्रीच ऑफ। समझ में आ रहा है? वही एनर्जी चली 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 चली, शाम को 7 बजे बंद हो गई, जब जरूरत थी तब। अरे तो बाहर घूमते फिरते 7 बजे है ना यार, तुम कैसी चीज है जिंदगी में। तो तब एनर्जी खत्म हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या दे दिया? 7 बजे एनर्जी बंद हो गई। पर सर आपको तो 12 बजे तक चाहिए थी, ये 3 बजे तक चाहिए थी, हमने तो एक्स्ट्रा दे दी, गोली चेंज करके देता हूं, 2 लेके देखो। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? बोलो हाँ है ना? सो बेसिकली पहला ब्रीच ऑफ कंडीशन, दूसरा ब्रीच ऑफ वारंटी। अब समझ में आया कि इससे भी और एक आधा खतरनाक एग्जांपल जो तुम, यहां तक आइडिया क्लियर है? अब उसके डिफरेंस को पढ़ के देखो, गो फॉर इट फास्ट। हाँ क्या हुआ? हाँ
समझ में आ रहा है ब्रीच ऑफ कंडीशन, ब्रीच ऑफ वारंटी? बोलो हाँ है ना? उसमें लास्ट पॉइंट वही है ना, ब्रीच ऑफ कंडीशन में बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, बट ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ओके, नीचे व्हेन कंडीशन इज टू बी कंसिडर्ड एज वारंटी, कंडीशन को वारंटी कब समझा जाएगा? वेयर बायर ऑल टुगेदर वेव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन देयर, अ पार्टी मे फॉर हिज ओन बेनिफिट वेव द, क्या बोले एक बार उसे, स्टिपुलेशन। कंडीशन को ही वारंटी कब समझा जाता है, मतलब अल्टीमेटली वारंटी कब मानी जाएगी? ठीक है, ये चीज का सवाल है। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो तुम लिम्बोर्गिनी परचेस करने के लिए गए, तो मैंने उसको बोला भैया 300 किलोमीटर के हिसाब से तो चलनी चाहिए, ठीक है? वो बोलता है भैया 300 तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा भाव करो। तुम बोले कितना? बोले भैया 150। बोले आज के डेट में ऐसा होता है क्या, कम से कम 250 तो चाहिए। तो बोले नहीं भैया 200। अब तुम्हारी कंडीशन वेव ऑफ किए जा रहे हो, समझ में आ रहा है? तुम्हारी कंडीशन वेव ऑफ किए जा रहे हो, एंड में जाके डील कही तो ही फंस गई 220 230 पे, और वो बोले कि भैया 220 230 पे चलेगी, पर टेस्टिंग मॉडल है, प्रोटोटाइप है, कुछ कोई भरोसा नहीं। मैं बोल तो रहा हूं ट्राई तो पूरा है, लेकिन देखना। तुम बोले चलो ठीक है देखता हूं। देखता हूं इज अ वेवर ऑफ कंडीशन, इज अ वेवर ऑफ कैलिबर कंडीशन। तुमने अगर कंडीशन वेव ऑफ कर दी तो तुम्हारी कंडीशन तो रही नहीं, अब बचा सिर्फ क्या बोले एक बार, वारंटी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना। अब इसके लिए एग्जांपल लिखना वहां पे जो ब्लैंक स्पेस है उसमें। मिस्टर रंगीला sold perfume to Mr. Rasila which will last long, which will last long for 10 hours. Mr. Rasila waved off. Mr. Rasila waved off his minimum expectation of 15 hours. Mr. Rasila waved off his minimum expectation of 15 hours. Then only warranty is there. Only warranty is there. Okay, next one. Where buyer elects to treat breach of the condition thus as one of the warranty, that is to say claim damages instead of repudiating contract. Buyer खुद बोल रहा है कि भैया लिम्बोर्गिनी 300 तक नहीं पहुंची ना तो रिप्लेस करके देना पड़ेगा। तुम ये नहीं बोल रहे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ूंगा, तुम क्या बोले, रिप्लेस करके देना पड़ेगा। मतलब तुमने खुद ही कंडीशन को क्या बना कन्वर्ट कर दिया, वारंटी, बिकॉज वारंटी में भी सेम ही कॉन्सिक्वेंस होता है। क्लियर है? सो लिखना, व्हेन यू जस्ट मेक एन एग्रीमेंट टू रिप्लेस द गुड्स, when you make an agreement just to replace the goods and not to repudiate a contract, just to replace the goods and not to repudiate a contract, not to repudiate a contract, then it is breach of, then it is breach of warranty. Full stop. Next, where a contract is non-severable and buyer has to accept either the whole goods or any part thereof. Acceptance means acceptance envisaged in section 72. For example, तुम चले गए मार्केट में सब्जी खरीदने के लिए। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना?
सब्जी तुमने देखी, तुम बोले इसमें से 50 किलो दे दो, वो बोले भैया अगर लेना है तो पूरा 100 किलो लेना पड़ेगा और 50 किलो नहीं मिलेगा। तुम बोले मुझे बेसिक सिर्फ 50 किलो की ही जरूरत है, ये फ्रेश रहेगा, वो बोले भैया 100 किलो लेके जाने हो तो लेके जाओ, नहीं तो रहने दो। अब तुम्हारी बेसिक कंडीशन थी 2 दिन के अंदर कुछ खराब नहीं होने चाहिए, लेकिन तुम 100 किलो खरीद के आए और कुछ खराब हो गए, तो अब इससे सिर्फ वारंटी टूटेगा, इससे कंडीशन टूटेगा क्या? नहीं। सिंपली आप इतना दिमाग में रख लो, जब आप खुद की बेसिक कंडीशन निकाल देते हो और अब जो सेलर है उसके कंडीशन एक्सेप्ट करना शुरू करते हो, तो उसे कंडीशन का ब्रीच नहीं, उसे काय का ब्रीच मानते हैं? वारंटी का। अगर आप सेलर के कंडीशंस मानना शुरू करो तो। क्लियर है कंसेप्ट? तो वहां लिखना, व्हेन बायर फॉरगोज हिज कंडीशंस, व्हेन बायर फॉरगोज हिज कंडीशंस and try to accept the conditions of the seller, try to accept condition of seller, then it is breach of warranty. There it is breach of warranty. चाइना मेड गुड्स सुने? चाइना मेड गुड्स, आप अगर दुकान में जाओ और चाइनीज का कोई ऐसा HDMI केबल वगैरह परचेस करो या कोई केबल परचेस करो, उसको बोलना भैया ये चलेगा ना, टीवी पे लगाना है, वो क्या बोलता है पता है? भैया यहां पे लगा के दिखाता हूं, यहां चल जाएगा, दुकान के बाहर पैर रख दिया, हमको नहीं पता। तो ना ही कंडीशन एक्सेप्ट कर रहा है, ना ही वारंटी। कंसेप्ट समझ में आया? बोलता है भैया चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? नेक्स्ट, वेयर द फुलफिलमेंट ऑफ एनी कंडीशन और वारंटी इज एक्सक्यूज्ड बाय लॉ बाय रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ अदरवाइज। मतलब तुम्हारी जो कंडीशन थी वो लॉ के हिसाब से इम्पॉसिबल ही थी। एनी एग्जाम्पल? इम्पॉसिबल नहीं हो, इम्पॉसिबल ही थी कंडीशन परफॉर्म करना। एनीवन? एक एग्जांपल अपन लेते हैं, तुमने बोला मेरे को लिम्बोर्गिनी चाहिए, 300 किलोमीटर तक भागनी चाहिए, तुम हो महाराष्ट्र में, ज्यादा से ज्यादा जाओगे पुणे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे, जहां मैक्सिमम स्पीड लिमिट है 120 किलोमीटर। वो बोलेगा भैया लेके क्या करोगे, कहां घुमाओगे? तुम बोले मैं ग्राउंड पे घुमाऊंगा, बोले भैया जब तक 300 पे पहुंचेगी तब तक ग्राउंड खत्म हो जाएगा, तो फिर कंपाउंड पे घुमाओगे? मतलब तुम जो डिमांड कर रहे हो वो लॉ के अगेंस्ट है, वो लॉ के क्या है बोले एक बार उसे अगेंस्ट। क्लियर है आंसर? जैसे तुमने बोला अब गुटखा खाना है ना, गुटखा खाना अलाउड नहीं है महाराष्ट्र में, तो तुमने तरीका निकाला, तुम बोले भैया तंबाकू दो और कुछ ऐसा बना के दो कि नशा चढ़े, गुटखे वाला। नहीं हुआ तो भैया कंडीशन ब्रीच। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? दैट इज एक्चुअली नॉट अलाउड बाय लॉ। तो ऐसे सिचुएशन में कंडीशन वारंटी वर्क नहीं करेगा अगर लॉ उसको अलाउ नहीं करता तो। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना। आपको शायद नहीं पता इंडिया में ड्रग्स बैन है। एम्स्टरडेम जाओ, वहां चरस और गांजा, लोअर लेवल के ड्रग्स ऐसे पानठेले पे बेचे जाते हैं। हर दूसरे तीसरे शॉप में आपको चरस और गांजा, वहां के वो सिटी का वो प्लेस का मेन बिजनेस ही वही है, मेन लोअर लेवल। उनका कहना यह है कि अगर आप लोअर लेवल के ड्रग्स पब्लिक को यूज करने दो तो फिर वो हायर लेवल के ड्रग्स नहीं पीते। कौन सा दिवालिया सोचे क्या मालूम। तो उनका कहना ऐसा है, कभी अगर आप ड्रग्स लो तो उसके लत से बाहर निकल पाओगे क्या? नहीं। तो अब बेसिकली देखा जाए तो इंडिया में ड्रग्स लेना बैन है। कल जाके तुमने अगर किसी को बोला, एक आधे होटल वाले को, कि भैया ऐसा कुछ बना के दो मजा आ जाए, तो मैं 2 डोलना 2 दिन निकल जाए पता भी ना चले, ठीक है? तो कंडीशन वारंटी ये अगेंस्ट लॉ जा रही है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? और लोग तो आजकल काय काय के नशे नहीं करते, व्हाइटनर, पेट्रोल, आयोडेक्स, सॉक्स। कैसे शौक है ये, हे भगवान, छी। आगे
सॉक्स, ब्रेड के ऊपर आयोडेक्स लगा के खाना सुना था मैंने, आपको होता है? कुछ लोग खाते हैं ब्रेड के ऊपर आयोडेक्स लगा के, नशे के लिए। ट्राई करना जिंदगी में, अरे मस्त लगता है। मैंने नहीं खाया पर मस्त लगता है, मैंने सुना है। क्या आगे सो वहां लिख के रखना, एनी कंडीशन और वारंटी पुट, एनी कंडीशन और वारंटी पुट is against law, is against law. Any condition or the warranty put is against law, then it will not be valid, then it will not be valid. Full stop. लिख लिया सबने? हाँ है ना? चलो नेक्स्ट इसके ऊपर जाते हैं। एक्सप्रेस एंड इंप्लाइड कंडीशन एंड वारंटीज। व्हाट इज एक्सप्रेस? बोलनी पड़ने वाली। इंप्लाइड जो होनी ही चाहिए। जैसे तुमने घोड़ा खरीदा तो इंप्लाइड कंडीशन क्या है? घोड़ा भागेगा। ठीक है, तुमने घोड़ा खरीदा और वो सिर्फ सोता रहा, भाग ही नहीं रहा, तो घोड़ा खरीद के कोई फायदा? बोलो हाँ या ना? तुमने गन खरीदी तो वो सामने की तरफ चलनी चाहिए। तुमने मस्त निशाना लिया, फायर किया, तुम ही गिर गए, बूम। बट कंडीशन क्लेम करने के लिए कोई बच्चे का नहीं, बात अलग है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अरे बोलो ना हाँ या ना? तुमने टीवी खरीदा, चलना चाहिए। तुमने रेडियो खरीदा, चलना चाहिए। गाड़ी खरीदी, चलनी चाहिए। क्लियर है? खाना खरीदा, हजम नहीं, खाने लायक होना चाहिए। हजम तो कुछ भी कर लोगे तुम। ठीक है, आगे कुछ इंप्लाइड कंडीशन होते हैं। मैं बोल रहा हूं ये पैराग्राफ के थोड़ा नीचे आओ। कौन से कंडीशन इंप्लाइड कंडीशंस में आते हैं, मैं उसके ऊपर जा रहा हूं। कंडीशन एज टू टाइटल। आप जब भी किसी से गुड्स परचेस करते हो, आप क्या सोचते हो? वो गुड्स का ओनर है या वो चोर है? समझो तुम चले गए विजय सेल की दुकान में और तुमने बोला विजय सेल्स के दुकान के अंदर कि भैया ये टीवी चाहिए। क्या चाहिए? टीवी। तो तुम क्या सोचोगे? ये टीवी इसने खरीद के लाया है, चुरा के लाया है? खरीद के लाया है। जब किसी से भी कुछ गुड्स परचेस करते हो तो तुम क्या सोचते हो? ये बेसिक उसका ओनर होगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? दिस इज अ बेसिक कंडीशन। ये क्या है बोले एक बार? बेसिक कंडीशन। अगर ये नहीं रहा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। क्लियर है? तो नीचे, in every contract of sale, unless there is an agreement to the contrary, first implied condition on the part of the seller is that in the case of the sale he has a right to sell the goods. He has a क्या बोले एक बार जो से? right to sell the goods, मतलब वो goods को sell कर सकता है। ये पहला कंडीशन। in the case of agreement to sell, he will have a right to sell the goods at the time of the property passes. In simple words, condition implied is that seller has a right to sell the goods at the time when property is passed. If the seller's title is defective, the buyer must return the goods to the true owner and recover the price from the किससे बोले एक बार उसे? seller. अब दो केसेस में यहां पे लेना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना, बड़े अच्छे तरीके से। ये बड़े तकलीफ वाली चीज है, बहुत अच्छे से ध्यान देना। समझो, अंक्या ने, अंक्या से आ गया, बहुत हो गया। नाम बोलो बेटा। ऋतिक। सो ऋतिक ने, ऋत्या, कार्यक्रम की पात्र घटना है काल्पनिक। नाम बोलो बेटा। इंदुराज। हिंदुराज। हिंद्या को किसको बोलो एक बार? कार्यक्रम की पात्र घटना है काल्पनिक। हिंद्या को। ऋतिक ने हिंद्या को व्हाइट हॉर्स बेचा। क्या हुआ? सफेद घोड़ा। क्या प्रॉब्लम है? सो ऋतिक ने हिंद्या को हॉर्स, हॉर्स पता है ना? घोड़ा है वो। ऋतिक ने हिंद्या को क्या बेचा बोले एक बार? वैसे व्हाइट हॉर्स। हॉर्स है वो, व्हाइट है, व्हाइट, WHIT। हाँ, ऋतिक ने हिंद्या को क्या बेचा बोले एक बार? व्हाइट हॉर्स। मतलब ये व्हाइट हॉर्स ऋतिया के पास था,
रुत्या अष्टबल में खड़ा था, हिंदा उधर से आया, हिंदा ने सफेद घोड़ा देखा, हिंदे का दिल आ गया, बोले ये घोड़ा मेरे को चाहिए। अबे बोलो ना हाँ है ना, बोलो ऐसा ना पक्का। ऋतिक ने हिंदा को एक घोड़ा बेचा, घोड़ा बेच दिया, घोड़ा चला गया हिंदा के अस्तबल में, हिंदा घोड़ा खुशी से रहने लगे, ठीक है खा हुआ। फिर कुछ दिनों बाद ऋतिक के पास उसका पुराना दोस्त आया, जेस्सी। जेस्सी ऋतिक को बोलता है, रुत्या वो तेरे पास सफेद घोड़ा था याद है? रुत्या बोलता है हाँ था ना। बोले वो घोड़ा मैं तेरे से 1 करोड़ रुपए में परचेस करना चाहूंगा, मेरे को पसंद आ गया। क्या पता सब घोड़े के पीछे क्यों लगे, सब मेरे को पसंद आ गया, 1 करोड़ रुपए में मेरे को तेरा ये घोड़ा चाहिए। रुत्या सोचता है 1 करोड़, मैंने तो ये घोड़ा सिर्फ 5 लाख में बेचा था। रुत्या बोले 1 करोड़ मेरे को पाहिजे म्हणजे चाहिए, म्हणजे पाहिजे। रुत्या रात को छुप छुप के हिंदा के घर पे गया, घोड़ा चुरा के वापस लाया और बेच दिया जेसी को। किसको बेच दिया? जेसी को। अब जेसी और घोड़ा खुशी से रहने लगे। मुझे एक बात बताओ, क्या जेसी घोड़ा रख सकता है? क्या रूता घोड़ा रख सकता है? सवाल है घोड़ा किसके पास जाएगा? आपके पास 4 ऑप्शन है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए रुतिया, ऑप्शन नंबर बी हिंदिया, ऑप्शन नंबर सी जेसी, ऑप्शन नंबर डी घोड़ा भाग जाएगा। अरे बोलो ना, किसके पास जाएगा घोड़ा? किसके पास जाएगा? हिंदिया। क्योंकि रुत्या ने घोड़ा बेच दिया था, तो रुत्या डिडंट हैव एनी टाइटल, नो टाइटल। कोई भी टाइटल है क्या? नहीं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? है ना? ये केस 1 जिसमें चुराया, जिसमें चुराया। कंसेप्ट समझ में आया? केस नंबर 2 ये भी सेल ऑफ गुजरात का ही केस है, बड़े अच्छे से ध्यान देना। सेम रुत्या, सेम हिंदिया, ठीक है, सेम जेसी, ठीक है, अच्छे तरीके से ध्यान देना। इस बार रुत्या ने हिंदिया को बैल बेचा। बैल समझते हो ना? बैल है वो चुपे है। सो बैल बेचा। रुत्या ने हिंदा को क्या बेचा? बैल बेचा। बैल बेचा तो हिंदा का दिल आ गया था बैल पे। हिंदा बोले मेरे को ये बैल चाहिए। रुत्या बोले कितने में लेगा? तो बोले 5 लाख। तो डील हो गई 5 लाख का बैल। लेकिन बैल अभी भी रुत्या के पास ही था। डील हो गई थी, हिंदा ने अभी तक 5 लाख दिए नहीं थे, लेकिन एग्रीमेंट हो गया था, एग्रीमेंट टू सेल हो गया था कि बाद में हम बैल बेचेंगे। जब ये बैल फिर भी रुत्या के पास था, अभी भी बैल किसके पास था? रुत्या के पास। कंसिडरेशन आया नहीं है। तब जेसी ऐसे ही रुत्या के फार्म हाउस पे आया, उसने देखा एक सुंदर सा बैल बड़े प्यार से उछल कूद कर रहा है। हिंदा जेसी बोले हाँ क्या बैल है, मेरे को ये बैल चाहिए। रुत्या बोला पर मैंने ऑलरेडी 5 लाख में बेचा। जेसी बोले 5 लाख बस, मैं इसके लिए 50 लाख दे सकता हूं। दिल आ गया बैल पे। अरे तो घोड़ा क्या चीज है ये बोल। सो अब ऐसे के जेसी बोला मैं 50 लाख में खरीद सकता हूं। रुत्या बोले सच्ची? जेसी बोला मुच्ची। बोले निकाल चेक। जेसी ने चेक निकाल के रुत्या को दिया 50 लाख का, और बैल जेसी को दे दिया गया। पर जेसी को यह आइडिया नहीं था कि ये बैल हिंदिया को बेचा है। रुत्या ने सिर्फ बोला ये बैल 5 लाख का है, यही नहीं बोला कि मैंने बेच दिया है। जेसी को आइडिया ही नहीं था कि ये बैल उसने बोला कि 5 लाख का, ये बोले मैं 50 लाख दूंगा, लगेज बेच दिया। अब मुझे एक बात बताओ, बैल का क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है। हाँ, बैल रुत्या के पास जाएगा। हाँ, बैल हिंदा के पास जाएगा। हाँ, बैल जेसी के पास जाएगा। हाँ, या बैल सुसाइड कर लेगा। हाँ, बोलो किसके पास जाएगा? मतलब बैल हुआ तो जेसी के पास।
घोड़ा हुआ तो हिंदा के पास। तुमको जस्सी से कोई टेंशन है क्या? हाँ बोलो। तो बैल किसके पास जाएगा? अब बैल जस्सी के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चोरी का नहीं था, ये रीसेल वाला एग्रीमेंट था। Already sold the goods which are resold. Here Ghoda will go to Hindia. Ghoda to Hindia. Ghoda to Hindia. Here Bail to Jesse. कंसेप्ट समझ में आ रहा? क्योंकि जेसी जैसा कोई नहीं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? अरे बोलो ना हाँ ना। तो मैं चाहूंगा इसको लिख के रखो, कम में आएगा। चलो डन। एवरीबॉडी आज तो मतलब पूरा मौसम ही बेईमान दिख रहा है मेरे को, है? आलसी आलसी से पड़े हो, सर पढ़ा रहे हैं, हम सुन रहे हैं। सर आप पढ़ाते जाओ, हम सुनते जाएंगे और भूलते भी जाएंगे, हैं? चलो हो गया सबका? एवरीबॉडी समझ में आया नहीं आया? लेट्स गो नेक्स्ट। शेल बाय डिस्क्रिप्शन। शेल बाय क्या बोले एक बार उसे? डिस्क्रिप्शन। Where there is a contract of sale of the goods by description, there is an implied condition that goods corresponds with the description. This rule is based on the principle that if you contract to sell peas, you cannot compel the buyer to take the beans. तुमने मटर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो तुम राजमा नहीं दे सकते। अभी वही तो मीनिंग है ना उसका। अरे बोलो ना हाँ है ना। फ्लैट परचेज किया है, पता है? फ्लैट
आपको पता है फ्लैट की साइट शुरू होने के पहले ही प्री बुकिंग शुरू हो जाते हैं। उसके पहले वो ऐसे फ्लोर प्लान दिखाते हैं कि भैया ये तुम्हारा फ्लोर प्लान है, यहां तुम्हारा हॉल रहेगा इतने फीट बाय इतने फीट का, इतने फीट बाय इतने फीट का बेडरूम, ये तुम्हारा दूसरा, ये तुम्हारा किचन, ये तुम्हारा डाइनिंग, ये तुम्हारा संडास बाथरूम होता है। अरे बोलो हाँ या ना। अब ऐसे सिचुएशन के अंदर तुमने पूरे मेजरमेंट देख लिए और एक्चुअल घर का मेजरमेंट उससे आधा ही था, तो तकलीफ हॉल में, किचन में या बेडरूम में नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो ऐसे सिचुएशन में आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या वॉइड है? मतलब बेसिक कंडीशन ही आपने ब्रीच कर दिया, जो डिस्क्रिप्शन से सेल किया हो तो मिट ही नहीं हुआ। क्लियर है? टेलर मेड क्लोथ्स, उसमें भी लड़कियों वाले एक पंजाबी ड्रेस बनाना, क्या क्या नहीं करेंगे उसके। भैया ये पंजाबी ड्रेस ऐसा होना चाहिए, इसमें बैक लेस होना चाहिए या बैक पे लेस होना चाहिए, या इसके ऊपर बुट्टा जरी, या इसको बॉर्डर, ये थोड़ा सा शिमर, ये थोड़ा सा क्रॉप, ये क्या फलना ढकना। उसकी जिंदगी की पूरी कुंडली खराब हो जाएगी, इतने उसको कंटेंट बोल के रखते हैं। अरे आ रहा है समझ में? हाँ ना। लड़का सिंपल, भैया ये कपड़ा है, इसका ना एक शर्ट बना दो, खत्म बात। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। अब ऐसे सिचुएशन में तुमने इतना सारा डिस्क्रिप्शन दिया, ये ऐसा ही चाहिए वैसा ही चाहिए, एंड में जब वो कपड़ा बन के आता है फिर भी कभी भी कितना भी अच्छा दिखे, लड़की सेटिस्फाइड नहीं होती। बोलो हाँ। अरे बोलो ना हाँ ना। लड़के के लिए वो डबल साइज का भी क्यों बनाया? अच्छा तो दिख रहा है। बोलो हाँ ना। और लड़के से ज्यादा तो वो अच्छा उसकी मां को दिखता है हमेशा, है ना। 54 साइज का भी कपड़ा पहना दिया, प्यारा तो लग रहा है मेरा बेटा, क्या प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। जोर से बोलो ऐसा ना। अब तुमने दिया डिस्क्रिप्शन कुछ, उसने बनाया कुछ। तुमने दिया डिस्क्रिप्शन का कि मेरे को चाहिए बम्बून, उसने बना दिया तंबू। तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? बोले एक बार उसे वॉइड। क्लियर है? सो गुड्स शॉल करस्पॉन्ड विथ अ डिस्क्रिप्शन। क्लियर है कंसेप्ट? Buyer is not bound to accept and pay for the goods which are not in accordance with description. तुमने शेरवानी बोली थी, उसने बनियान बना दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे केसेस में आप उसको परचेज करोगे क्या? नहीं। आगे सेल बाय सैंपल। सेल बाय क्या बोले एक बार? सैंपल। बचपन में बोला था ना मैंने, अनाज के गोदाम में पप्पा लेके जाते थे। मतलब तुम्हारे बचपन में होता था ऐसा? अनाज का गोदाम होता था, पप्पा लेके जाते थे गेहूं खरीदने के लिए, चावल खरीदने के लिए, खास करके घर पे मेहमान आ रहे हो तो बासमती खरीदने के लिए। बासमती देखा है ना? हाँ है ना। अरे गरीबों, बासमती देखा है नहीं देखा है? तो हाँ तो बोलो जिंदगी के अंदर थोड़ा सा, मतलब मैं भी गरीबी चू बोलना हमको। सो तुम्हें बासमती, अब सबसे पहले जब बासमती हाथ में लेना तो आदमी बासमती नहीं चेक करता, आदमी बासमती खुशबू बोलते उसको, वास नहीं बोलते, खुशबू बोलते उसको। वास बोले, वास और खुशबू में डिफरेंस होता है। वास क्या ऐसे करते क्या? सो बेसिकली देखा जाए तो बासमती लेंगे, उसकी खुशबू चेक करेंगे। बासमती की असली परख खुशबू से होती है, ठीक है। दाना तो कहां पे भी बनाया जा सकता है, बट बासमती में खुशबू इज अ मेन इंग्रेडिएंट। क्लियर है सबको? हाँ है ना। तो अब ऐसे सिचुएशन में आपको पूरा बोरा फोड़ के नहीं दिखाते कि भैया हर एक दाना चेक कर लो बासमती का, और तुम बैठे बोरा फोड़ के रखा, एक दाना, दूसरा दाना, एक आधा अंदर चला। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई वो सैंपल बेसिस पे सेल करेंगे। कौन से बेसिस पे सेल करेंगे? सैंपल। क्लियर है? तुमने खरीदा बासमती, निकला कोलम, तो चलेगा क्या बच्चों? कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। जोर से बोलो सर ना। सो नीचे इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सैंपल देयर इज अ implied condition, the bulk shall correspond with the sample. bulk shall correspond with sample. जैसे कार परचेस करने जाओ तो वो टेस्टिंग के लिए डेमो कार रखते हैं, बोलो हाँ है ना, जो हमेशा बहुत अच्छी चलती है। समझो तुम कार खरीदने के लिए गए, स्टीयरिंग था, सब एकदम अपनी जगह पे,
और तुम कार खरीदने के लिए गए, डेमो कार लिया, बम फुल घुमाया लाया, बोले बुक कर दी कार, जब तुम्हारी कार आई उसमें स्टीयरिंग ही नहीं था। हो सकता है ना। हाँ, तो क्या ये बेसिक कंडीशन मीट हुआ? नहीं। द बायर शॉल हैव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू कंपेयर द बल्क विद द सैंपल। द गुड्स शॉल बी फ्री फ्रॉम द डिफेक्ट rendering them unmercantile, which would not be apparent and reasonable examination of the sample. This condition is applicable only with regard to the defects, which could not be discovered by the ordinary examination of the goods. But if the defects are latent, then buyer can avoid the contract. If defects are latent, then buyer avoid the contract. For example, तुम गए, तुमने बासमती उठाया, सही है, तुमने बोला एक बोरा भेज देना घर पे। घर पे तुमने बासमती खोला और उसमें से बहुत सारे सजीव प्राणी बाहर आए, सैंपल के अंदर नहीं थे, ओरिजिनल बॉक्स के अंदर है, ओरिजिनल कट्टे के अंदर है, तुम रखोगे? हाँ सर मेरे को नॉनवेज बहुत पसंद है, अरे बोलो हाँ या ना। तो यू विल, लैटेंट डिफेक्ट है। कैसा डिफेक्ट है? लैटेंट, सब्सटेंशियल। तो इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हो। साइड में एग्जांपल लिखे रखो, परचेस ऑफ ग्रेन्स, purchase of grains as per sample। उसके ऊपर वाले में purchase of flat और property as per description, purchase of flat और property as per description। purchase of flat और property as per description। डन एवरीबॉडी? बोलो हाँ है ना। नेक्स्ट, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। कोई एग्जांपल? सैंपल भी है, डिस्क्रिप्शन भी है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जाओगे शोरूम में तो बहुत सारी टीवी लगे रहते हैं, तो उसमें से देखते हो कौन सा अच्छा दिख रहा, समझ में आ रहा है? और स्टे को भैया ये चाहिए, क्या कॉन्फ़िगरेशन है? फिर वो बोलता है एलईडी, एमोलेड, 400 कुछ तो भी पिक्सल, ठीक है, बहुत भारी चलेगा, लाइन नहीं रही तो भी चलेगा, काइंड ऑफ अलग अलग चीजें वो बोलता है। नाउ आपने देखा सैंपल, आपने सुना डिस्क्रिप्शन, आप गुड्स बुलवाओगे तो उससे मैच होने चाहिए। इससे ज्यादा तो सेलफोन का सैंपल वो दिखाता है आपको कि सेलफोन ये रहेगा, आप थोड़ा सा शफल करके देखते हो, ऑपरेट करके देखते हो, एक हाथ फोटो निकाल के देखते हो, बोलो हाँ है ना, फिर आप बताते हो ठीक है ये फोन चाहिए। तो सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। तो लिखना वहां पे परचेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, परचेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। परचेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, फुल स्टॉप। लिख लिया सबने? हाँ है ना एवरीबॉडी? नेक्स्ट, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में, वेयर द गुड्स आर सोल्ड बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, द implied condition is that bulk of the goods supplied must correspond with the sample. Bulk shall correspond with the sample and description. If the goods correspond with the sample but does not tally description or vice versa, the buyer can repudiate the contract. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो इसको। नाउ नीचे, कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस। आप जो गुड्स परचेस कर रहे हो वो क्वालिटेटिवली सही और फिट होने चाहिए। नॉर्मली ये वर्क करता है मेडिसिन के केस में। मेडिसिन के ऊपर एक्सपायरी डेट होती है, क्या आप एक्सपायरी मेडिसिन परचेस करते हो? अरे बोलो हाँ या ना। तो क्वालिटी एंड फिटनेस सही होना चाहिए। Ordinarily, there is no implied condition quality or fitness of the goods sold for any particular purpose. However, the condition as to the reasonable fitness of the goods for a particular purpose may be implied if the buyer had made known to the seller the purpose. Buyer had made known to किसको बोले एक बार? Seller, the purpose of his purchase and relied upon the skill and the judgment of the seller. नॉर्मली ये होता है तब जब आप जाते हो मेडिकल शॉप में, आपको हो जाती है सर्दी खांसी बुखार, नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार है, आप डॉक्टर के पास नहीं जाते। हाँ, डॉक्टर नहीं, आप पहले घर के नुस्खे ट्राई करते हो। सबसे पहले मम्मी वो हल्दी वाला दूध देना, या मम्मी दे देती है, ये ले हल्दी वाला दूध पी, ठीक हो जाएगा मेरा बेटा।
तो मम्मी ने हल्दी वाला दूध दे दिया, शाम को और सर्दी खांसी हो गई, हा खा खा खा। फिर तुम डॉक्टर के पास नहीं जाते, तुम जाते हो मेडिकल शॉप में, भैया बहुत खांसी हुई, कुछ दो ना। फिर वो उसके जजमेंट के हिसाब से, ऐसे कैसी खांसी, गीली खांसी, सूखी खांसी, ठीक है, बह रही है नहीं बह रही है, डिपेंड। तो फिर तुम बोलते हो हाँ थोड़ी, तो फिर वो एक टैबलेट निकालता है, खचाक, ये ले लो, सुबह सोने के बाद दो, रात को उठने के पहले दो। अरे समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। और तुम उसको लेके जाते हो और लेते हो गोलियां और वो काम नहीं करती, तुम वापस भैया क्या दे दिया, कुछ काम नहीं हुआ, दूसरा कुछ दो। खैर है नाउ हियर क्वालिटी एंड फिटनेस, तुमने बायर को बोला है, तुमने सेलर को बोला है मेरे को ना इस पर्पस के लिए गुड्स चाहिए, कैसे समझ में आ रहा है। ऐसा तुम्हारा स्पीकर्स वगैरह के केस में भी होता है। अगर आप स्पीकर वगैरह परचेस करने के लिए जाओ तो उसको बोलते हो भैया स्पीकर दिखाना, वो बोलते हैं भैया ये है अच्छे, वो अच्छे, वो अच्छे, तुम बोले होम थिएटर के लिए चाहिए, काय के लिए चाहिए, होम थिएटर, तो फिर वो तुमको अलग टाइप के स्पीकर दिखाएगा। तुम बोलो मेरे को डीजे में बजाने के लिए चाहिए, वो अलग टाइप के स्पीकर दिखाएगा। तुम बोलो नहीं भाषण वगैरह देने हैं, लेक्चर वेक्चर सुनने उसके लिए चाहिए, वो अलग टाइप के स्पीकर देगा। सो तुम पर्पस बोल रहे हो, उसके हिसाब से गुड्स दिए जा रहे हैं। क्लियर है कंसेप्ट। और फिर अगर वो मैच नहीं हुए तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, बोले एक बार उससे वॉइड। क्लियर है कंसेप्ट। तो वहां पे लिख के रखना एग्जाम्पल, मेडिसिन स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गुड्स, जैसे कंप्यूटर में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हो ना, नहीं नहीं कंप्यूटर में बोलते हो नहीं बोलते हो कि भैया मेरे को 1 TB वाली मेमोरी वाला लैपटॉप चाहिए, 8 GB रैम चाहिए, बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट कंडीशन एज टू होलसमनेस, होलसमनेस मतलब गुड्स कंप्लीट है। गुड्स क्या है बोले बाद उसे अरे बोलो गुड्स क्या है, कंप्लीट। In the case of the eatables and provisions, in addition to the implied condition to a merchantability, there is another implied condition that the goods should be wholesome. Wholesome मतलब पूरे complete है, खाने लायक है, जो बोले है वो है, प्योर है। जैसे आपको बोला जाए तो भेसड़ वाले गुड्स, भेसड़ पता है ना, मिलावट वाले, दूध में बीच में यूरिया का मिलावट किया जाता था, बोलो हाँ है ना। गेहूं या मतलब ऐसा बोला जाता है कि 25 किलो का अगर गेहूं का आप बोरा परचेस करो तो उसमें वो नियरली आधा वगैरह किलो या पाव किलो के रेती गिट्टी मिक्स कर देते हैं, हाँ है ना। अगर आप चावल लो तो उसके अंदर रेती गिट्टी मिक्स कर देते हैं, समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। तो तेल के अंदर फल्ली तेल में सोयाबीन तेल मिक्स कर देंगे, तिल के तेल में फल्ली तेल मिक्स कर देंगे। तो बेसिकली देखा जाए तो ये होलसम गुड्स नहीं है, ये सब नॉट वोलसम गुड्स है। आपको कंप्लीट और वोलसम गुड्स की जरूरत है। साइड में लिखना द प्योर एंड कंप्लीट गुड्स, द प्योर एंड कंप्लीट गुड्स आर कॉल्ड एज वोलसम गुड्स, द प्योर एंड कंप्लीट गुड्स आर कॉल्ड एज वोलसम गुड्स, फुल स्टॉप। सो इतनी चीजें बेसिक कंडीशन में होनी चाहिए। अगर ये नहीं रहा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, रिप्यूडिएट। तो इसके टाइटल में सबसे ऊपर लिख के रखो इफ फॉलोइंग, इसके यहां पे ये वाले एरिया में लिख के रखना इफ फॉलोइंग कंडीशंस नॉट कंप्लाइड, इफ फॉलोइंग कंडीशंस नॉट कंप्लाइड देन बायर कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, बायर कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। Following conditions not complied, buyer can terminate the contract. लिख लिया सबने, हाँ है ना, आइडिया क्लियर है। चलो आज के लिए हम इतना काफी करते हैं। दिस ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू बोलो, जोर से बोलो। चलो गुड डे, गॉड ब्लेस यू। अभी इसके बाद इमीडिएटली टेस्ट है क्या?